अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं आपकी मेज़बान रमशा कंवल। हर सुबह का आगाज़ करेंगे और आज की अच्छी बात जो शामिल करेंगे वो ये है कि हम बहुत सारे लोग देख रहे थे कि अक्सर अफराद अपनी शख्सियत को निखारने के लिए मुख्तलिफ टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, और वो टूल्स अगर बात की जाए तो अच्छे कपड़े पहनते हैं, साफ़ सुथरे रहते हैं और दूसरों से मुनफरिद नज़र आने के लिए ऐसे बहुत सारे प्रॉप्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कि गलत नहीं है। अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे जूते पहनना, अच्छे बाल संवारना, ये हमारी शख्सियत की अक्कासी करते हैं। बहुत सारी ख़वातीन मेकअप का इस्तेमाल करती हैं, अपने चेहरों को ढाक लेती हैं, बहुत ज़्यादा मेकअप लगा लेती हैं, लेकिन जो दरअसल बात है कि किसी भी शख्सियत को अगर खूबसूरत बनाना है, अपने किरदार को खूबसूरत बनाना है, तो उसके लिए काम करें, उसके लिए मेहनत करें। अगर किरदार खूबसूरत होगा तो ये सारी चीज़ें भी खूबसूरत लगेंगी। अगर आपका किरदार अच्छा नहीं होगा, अगर आपकी शख्सियत अच्छी नहीं होगी, आप अच्छा बोलना नहीं जानते होंगे, लोगों से अच्छा रवैया नहीं रखते होंगे, आपका किरदार बेहतरीन नहीं होगा, तो फिर यकीन करें कि सारी चीज़ें भी यूज़लेस दिखाई देंगी। तो यकीन करें कि जब आप अपने किरदार पे काम करेंगे, अपने आप पर मेहनत करेंगे, तो फिर अपनी शख्सियत और साफ़ और आदात को साफ़ करेंगे तो आपकी शख्सियत में निखार आएगा, आपका किरदार खूबसूरत बनेगा और साथ साथ आपकी ज़िंदगी खूबसूरत हो जाएगी और लोग आपसे मिलना जुलना पसंद करेंगे, आपके साथ रहना पसंद करेंगे। तो इसी अच्छी बात के साथ आज की सुबह का आगाज़ करते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू और वेदर पर नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले लाहौर की बात करते हैं। लाहौर में काफ़ी दिनों से शदीद धुंध थी और आज जो है वो मतला साफ़ हो चुका है। कम से कम दर्जा हरारत 7 डिग्री सेंटीग्रेड, ज़्यादा से ज़्यादा 17 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद रुख करेंगे इस्लामाबाद का। इस्लामाबाद में आज 4 डिग्री सेंटीग्रेड रहा और अगर इस्लामाबाद में ज़्यादा से ज़्यादा बात की जाए तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड, और इस्लामाबाद में तो बारिश शुरू हो चुकी है और मौसम और सुहाना हो गया है। अगर रुख करें इस्लामाबाद के बाद कराची का, तो कराची में जो सर्दी थी उसमें खासी कमी वाक़ई हो चुकी है और पारा 13 डिग्री सेंटीग्रेड कम से कम रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 24 तक जा सकता है। पेशावर की बात की जाए तो पेशावर में भी सूरज निकल आया है और कम से कम दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड, ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। पेशावर के बाद कोयटा पर नजर डालते हैं। तो कोयटा में यखबस्ता हवाओं का राज रहा, खूब बर्फबारी हुई, हर तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दी। अब सूरज निकल आया है, -4 डिग्री सेंटीग्रेड, ज़्यादा से ज़्यादा 5 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। और अगर कोयटा के बाद आज़ाद कश्मीर की बात करें तो वहाँ पर खूब ज़्यादा अभी भी बर्फ़ पड़ी हुई है और बर्फबारी अभी मज़ीद भी हो सकती है, -3 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है और कम से कम दर्जा हरारत भी -1 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो जो सयाह घूमने फिरने निकले हैं अपना खासा ख्याल रखें, क्योंकि स्नोफॉल अभी ख़त्म नहीं हुआ है। जो लोग ये समझ रहे हैं कि स्नोफॉल ख़त्म हो गया है, अभी स्नोफॉल जारी है कई इलाकों में। हम स्नोफॉल की बात कर रहे हैं, मौसम की बात कर रहे हैं, तो ज़रा रुख कर लेते हैं मालम जब्बा का कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है और कितनी बर्फ़ पड़ी हुई है, मौसम अब कैसा है। तो हमारे नुमाइंदे ज़िशान काका खेल हमारे साथ मौजूद हैं, हमें अपडेट करेंगे। जी ज़िशान, बताइएगा मौसम कैसा है और क्या सर्दी की शिद्दत में कमी वाक़ई हुई है? सर्दी का मौसम हो और बर्फ़बारी हो और उसको एंजॉय न किया जाए तो ये फिर कैसा होगा। इस वक्त हम मौजूद हैं मलम जबा के टॉप पर और काफ़ी ज़्यादा सयाह आए हैं मुल्क भर के मुख्तलिफ शहरों से और वो इंजॉय कर रहे हैं और अपने जो छुट्टियाँ हैं उसको यादगारी बना रहे हैं, तस्वीर बना रहे हैं। यहाँ पर बच्चे भी हैं, काफ़ी ज़्यादा हल्ला गुल्ला किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ एक सयाह मौजूद है, उनसे जानते हैं कि वो कहाँ से आई है और किस तरह लग रहा है। जी बताएं, आप कहाँ से आई हो, किस तरह लग रहा है? इस्लामाबाद से आई हूँ, मेरा नाम है जवेरिया और मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ और अपनी इतनी टफ रूटीन से टाइम निकाल के मैं ख़ास इस इवेंट के लिए और स्नोफॉल देखने के लिए आई हूँ। और यहाँ के मैंने बहुत इंजॉय किया है, बहुत ज़्यादा पिक्चर्स बनाई हैं और वीडियोस बनाई हैं और बहुत ज़्यादा इंजॉय किया है। फैमिली के साथ आई हूँ और स्केटिंग भी की है और चेयर लिफ्ट पे भी बैठी हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। और होना चाहिए अपनी नॉर्मल रूटीन से, इतनी टफ रूटीन से हट के आपको अपने लिए टाइम निकाल के इस तरह के इवेंट्स पे आना चाहिए और ये वेदर, ये सारा कुछ इंजॉय करना चाहिए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि अभी तो बर्फबारी का जो सिलसिला है वो थम चुका है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ पड़ चुकी है और इसकी वजह से जो है हर जगह सफ़ेदी नज़र आ रही है। और ये जितने भी सयाह हैं वो इंजॉय कर रहे हैं, कोई फैमिली के साथ आए, कोई दोस्तों के साथ आए, कोई कज़न्स के साथ आया है और इस तारीख़ी लम्हात को कैमरे की आंख में महफूज किया जा रहा है और बहुत ज़्यादा इंजॉय किया जा रहा है। तो ज़िशान हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत ज़्यादा खूबसूरत मौसम है और ख़ूबसूरत मौसम की बात हो रही है क्योंकि स्नोफॉल
स्नोफॉल हो रहा है और स्नोफॉल में तो खेलने कूदने का मज़ा ही अलग है। तो ख़ास से लोग इंजॉय कर रहे हैं, सब मालम जब्बा के नज़ारे हमने आपको कराए। और आपको एक आज ये भी खबर देंगे हम कि ये जो लोग सैर सपाटे के लिए जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा, जैसे कि अभी जिशान बात कर रहे थे जवेरिया से, जो कि एक मेडिकल स्टूडेंट हैं, घूमने गई हुई थी। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स घूमने गए थे उनके साथ एक वाक़या पेश आया जब वादी अस्तोर में उनकी वैन वहाँ से गुजर रही थी। तो ये 22 तलबा का एक ट्रूप था जो कि सैर सपाटे के लिए निकला था, लेकिन बर्फ़बारी हो गई और बर्फ़बारी के बायस उनकी जो वैन थी वो और वो जो बच्चे थे वो वहाँ पर जाके फंस गए। तो पाक फ़ौज ने अच्छी खबर ये है कि जो ये बच्चों का ताल्लुक लम्स से है और लम्स के तलबा को रेस्क्यू किया। लम्स की इंतज़ामिया ने, लम्स के जो चेयरमैन है उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से रब्ता किया और उन्होंने कहा कि हमारी जो मदद की जाए। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने एक दरख्वास्त की थी। तो 9 लड़कियां हैं इस ट्रूप में और 13 लड़के शामिल थे। फिर पाक फ़ौज का तैयारा गया जहां पर इनको एग्जैक्ट लोकेशन बताई गई कि यहाँ पर हमारे जो तलबा हैं वो फंसे हुए हैं। तो तकरीबन 5 दिन के बाद ये इन्हें यहाँ से रेस्क्यू किया गया, हेलीकॉप्टर पहुँचाया गया। ये आप देख रहे हैं कि मनाजिर भी जो इन्हें रेस्क्यू ऑपरेशन के मनाजिर हैं। और 22 तलबा इस तौर के करीब फंस गए थे में, जिन्हें अब निकाल लिया गया। तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे, तलबा बहुत ज़्यादा खुश थे और आर्मी, पाकिस्तान आर्मी का शुक्रिया अदा कर रहे थे कि ना सिर्फ उनकी मदद की बल्कि उनका ख्याल बहुत अच्छे तरीके से रखा और उन्हें रेस्क्यू भी कर लिया गया है। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। आगे बढ़ेंगे, चूँकि हम मौसम की बात कर रहे हैं, घूमने फिरने की बात कर रहे हैं, ट्रैवलिंग की बात कर रहे हैं। तो ये तो थे वो नौजवान जो कि अपने इदारे की तरफ से गए थे और इनका ट्रिप था पूरा प्लान। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसे नौजवान से मिलवाने जा रही हूँ कि जब हम घूमने फिरने की बात करते हैं, दुनिया देखने की बात करते हैं या डिफरेंट जगहों पर जाने की बात करते हैं तो हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा महंगा शौक़ है। लेकिन ये जो शहरी आज हम आपको इस प्रोग्राम में मिलवाएंगे, ये ऐसे नौजवान हैं कि इन्होंने पूरा पाकिस्तान घूम लिया है और इन्होंने अपनी जेब से 1 रुपया, 1 धेला भी खर्च नहीं किया है। तो आपको सुन के यकीनन हैरत हो रही होगी, मुझे भी बहुत हैरत हुई। लेकिन ट्रिक यही है, ये जो आप जो फुटेजेस में देख रहे हैं कि जनाब लिफ्ट लेते हैं अरसलान साहब और ये जा वो जा। तो जनाब देखते हैं कि अब अरसलान ने किस तरीके से कहाँ कहाँ सफ़र किया है और क्या क्या उनको मुश्किल आते हैं और कितना मज़ा आया इस सफ़र में। तो अरसलान जोकियों को वेलकम करते हैं अपने शो में। अरसलान, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप अरसलान? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का, मैं ठीक। पहले तो मुझे ये बताएं कि ये आइडिया कैसे आया? तफरी में कभी ट्राई किया था या बिल्कुल प्लान करके ऐसा सोचा हुआ था? नहीं, एक्चुअली बात यह है कि बिल्कुल प्लान किया था इसको मैंने। कुछ यूट्यूबर्स को मैं फॉलो कर रहा था, इंटरनेशनल यूट्यूबर्स को। और फिर क्योंकि ये एक हॉबी मुझे पैशन था, लेकिन क्योंकि एक्सपेंसिव हॉबी की होने की वजह से मैं इसको कर नहीं सक रहा था। तो ये मैंने एक प्लान देखा और मैंने किया, मैंने एक आइडिया बनाया और मैंने फर्स्ट स्टार्ट किया अपने सिंध सूबे से। तो सिंध में थरपारकर को मैंने पहले सोचा कि मैं एक्सप्लोर करूं और इस तरह बस मैं निकला और मुझे बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी मिली, लोग इतने अच्छे मिले कि मैं रुक ही नहीं सका। फिर बस मैं चलते रहा। फिर मैंने कहा नेक्स्ट अच्छा, तो थरपारकर में जो पहला सफर किया, कैसे गए? आपका ताल्लुक कहाँ से, आप कहाँ पे रहते हैं सिंध में? मैं कराची से, मेरा ताल्लुक है। ठीक है, तो कराची से थरपारकर का सफर कैसे किया? बिल्कुल। थरपारकर एक्चुअली मेरा जो था जिसको मैं टारगेट करता था वो ट्रक्स। तो ट्रक से एक लॉन्ग जर्नी मेरी कवर हो जाती थी। तो क्योंकि इसमें लेकिन थरपारकर का जो एरिया था वहाँ पर ट्रक्स नॉर्मली जाते नहीं हैं, जाते हैं, कुछ हद तक जाते हैं। तो वहाँ पे मैंने फिर घोड़ा गाड़ी, गधा गाड़ी, बाइक, रिक्शे, कार सबको मिला के एक हुआ और बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया मैंने। थरपारकर, नगर पारकर, मिट्टी बहुत देखा मैंने, इसको बड़ा अच्छा लगा मुझे। 3 डेज़ का मेरा ट्रिप हुआ और तो ये मुझे बड़ा मज़ा सारे आया। इलाके बहुत ज़्यादा खूबसूरत के वाकई इनको अगर एक्सप्लोर किया जाए, मिट्टी, थरपारकर और ये डिजर्टेड एरिया, ख़ास तौर पे आप डिजर्ट्स में जाएं तो बड़ा आपको मज़ा आता है। तो आपने कितने दिन में फिर ये कराची से वहाँ तक का सफ़र किया? थरपारकर का मतलब 3 डेज़ का ट्रिप था मेरा।
मैं सुबह सवेरे सवेरे कोई 4:30 से 5 बजे निकलता हूँ मैं सुबह सवेरे, और फिर बस मेरी जर्नी स्टार्ट हो जाती है। और कोशिश करता हूँ मैं रात में ट्रैवलिंग ना करूँ। ठीक है। तो उससे पहले कहीं मुझे ढाबा मिल जाए, कोई जगह मिल जाए, लोकेशन मिल जाए, वहाँ कैंपिंग करके नाइट स्टे कर लेता हूँ। अच्छा, तो क्या ये मेरे करते लिए हैं एक अच्छा रीज़न हो जब जाता है। आपको स्टे करना adventure। होता है तो क्या कोई रूम वगैरह लेते हैं, होटल वगैरह लेते हैं, या चारपाई पे सो जाते हैं? कैसे मैनेज करते हैं? बगैर पैसों के तो कुछ भी नहीं होता है आजकल। देखिए यही वो टेक्निक है कि लोग समझते हैं कि शायद बगैर पैसे के नहीं होता, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि बगैर पैसों के बिल्कुल हो सकता है। लाजमी नहीं है हर चीज़ के लिए पैसे हों। तो मैं जहाँ थरपारकर के रास्ते में मुझे हर तरफ होटल मिलना बहुत पॉसिबल नहीं था। ठीक है। तो मैं ढाबों पे सो जाता था, ढाबों पे उन्हीं से खाना खा के उनसे परमिशन लेके मैं यहाँ पे कैंप लगा लूँ। तो वो तो खुशी खुशी बोलते थे भाई कैंप क्यों, आप हमारे घर आ जाओ। लेकिन मैंने कहा नहीं, वो घर पे थोड़ा दूर होता है। मैंने कहा नहीं, मुझे हाईवे पे ही रहना होता है। सही है। तो मेरे लिए भी अच्छा हो जाता है, इजी हो जाता है और मेरे लिए बेस्ट रहता है। और उनकी तो ये ढाबे वगैरह वाले आपको खाना फ्री में दे दिया करते थे अरसलान? आप क्या इनसे कम्युनिकेशन करते थे? क्या इनको बताते थे कि मैं कौन हूँ और मेरे पास पैसे क्यों नहीं है, मैं पैसे देकर खाना क्यों नहीं खा रहा हूँ? नहीं एक्चुअली ये होता है कि खाने का बजट मेरे पास अपना होता है। एक स्पेसिफिक खाने का बजट मेरे पास अपना होता है। लेकिन होता ये है कि जब आप किसी के मेहमान, जब लोगों को पता चलता है कि आप कौन हो, किस तरह हो, किसके साथ ट्रैवलिंग कर रहे हो, तो वो आपको बोलते नहीं आप हमारे साथ खाने खाओ, आप हमारे मेहमान हो, अल्लाह ने आप मेहमान भेजा है। तो वो चाहे ट्रक वाला हो, चाहे गाड़ी वाला हो, चाहे ढाबे वाला हो, कोई भी हो, तो वो इस तरह करने नहीं देता मुझे अपना अच्छा खर्चा। अरसलान, ये तो मशहूर है ना कि सिंध वाले जो हैं वो बहुत ज्यादा मेहमान नवाज होते हैं। फिर आप थरपारकर से निकले, कहाँ रुख किया, कौन कौन से इलाकों में गए और वहां की हॉस्पिटैलिटी आपको कैसी लगी? पहले मैंने कोशिश की कि मैं अपने सिंध सूबे को ही एक्सप्लोर करूं। तो सिंध सूबे को एक्सप्लोर करने के लिए मैं गया गोरख हिल, फिर मैं गया रनीकोट, फिर मैं गया अपने सक्खर, कोट डीजी और खैरपुर, फिर महराणों। तो ये सिंध को कवर करते करते जो कि मेन पॉइंट्स है मेरे पास 7, तो मैं हमारे पास मोइंजोदड़ो, तो मैंने कहा कि इनको पहले एक्सप्लोर करके फिर मैं गया बलूचिस्तान की तरफ। ठीक है। तो बलूचिस्तान में मोला चटुक, छारो, खुजदार में हमारे पे ये बहुत प्यारे प्यारे पॉइंट्स हैं। तो उनको एक्सप्लोर करते करते फिर मैंने सोचा कि मैं नॉर्थ के लिए जब निकलूं तो मुझे एक लॉन्ग जर्नी करनी होगी नॉर्थ के लिए। तो मैंने तकरीबन 30 डेज का एक ट्रिप प्लान किया था नॉर्थ के लिए, जिसमें मैंने कश्मीर को हटा के पूरा नॉर्थ एक्सप्लोर किया है। और कश्मीर और स्कर्दू हटा के, ये 2 हटा के पूरा कलाश, कलाम, सवात में पूरा एक्सप्लोर किया है। पर शंदूर तक गया हूँ, शंदूर से नीचे आते गिलगित, मस्तूज, और फिर मैं गया फिंदर लेक, फिर गिजर, और हमारे पास होपर, नलतर और मिसगर। काफी सारे आप इलाके जो है ना वो घूम चुके हैं। कभी कहीं महसूस किया हो यार बस बहुत थक गया हूँ यार, अब पैसे दे देता हूँ और बस थोड़ी सुकून की नींद लेता हूँ, अच्छा सा खाना खाता हूँ, बहुत ज्यादा थकन हो गई है? बिल्कुल एक्चुअली हुआ ये था कि मुझे ना कलाश से कुछ फ्रेंड्स मिले थे, मतलब फ्रेंड्स बने थे जो कि गिलगित तक उन्होंने मुझे छोड़ा था। फैसलाबाद से एक फ्रेंड थे, अली को मैं मेंशन करना चाहूँगा। तो उन्होंने मुझे गिलगित तक छोड़ा था, 2 दिन का उनका मेरे साथ ट्रिप रहा। तो उन्होंने मुझे गिलगित तक छोड़ा, लेकिन जब वो छोड़ के गए ना तो उस वक्त वो गिलगित एक होटल में उन्होंने रूम लिया था, उन्होंने मुझे अपने साथ रखा। फिर उसके बाद वो चले गए सुबह सवेरे। जब मैं सुबह उठा, वो सुबह सवेरे 4-5 बजे निकल गए थे। मैं उठा 7-8 बजे करीब, तो मेरा ना एक अजीब सी कैफियत थी। मैंने कहा यार मैं अपने दोस्त शायद खो गया। मतलब मेरा एक जर्नी, मुझे लग रहा था कि मैं आगे जाके ना थोड़ा सा मैं कि यार, हालांकि मेरे दोस्त नहीं थे ऐसे मेरे साथ, वो ट्रैवलर नहीं थे। मैं उनसे पहले 15 दिन पहले मैं ट्रैवल करके कलाश पहुंचा। कलाश के बाद सिर्फ 2 दिन का उनका साथ था, लेकिन वो साथ ऐसा रहा कि वो बस दिल टूट गया। उसके बाद खैर इतनी छोटी मोटी बातों पे तो मेरा दिल नहीं टूटता, क्योंकि मैं निकला एडवेंचर के लिए हूँ। तो वो एक इमोशनल टच था मेरे लिए, सिर्फ कि वो इमोशनल में हो गया था कि मुझे सबसे अच्छे लोग आपको कौन से शहर के लगे जहाँ आपने बहुत ज्यादा उनकी हॉस्पिटैलिटी को, उनकी मेहमान नवाजी को एंजॉय किया हो, बहुत मजा आया हो आपको उन लोगों से मिलके? बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूँगा कि सवात के अंदर गबीन जब्बा, जो कि बहुत कम लोग जाते हैं उस जगह पे, तो एक्सेसिबल भी प्रॉपर तरीके से नहीं है। तो मैं उस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए गया। मुझे एक पर्सन ने बताया कि गबीन जब्बा पे आप जाओ। मैंने कहा ज़रूर। मैं गया, मुझे नहीं पता था कि वो बहुत ही दूर है और बहुत ही खूबसूरत जगह है, वो मुझे नहीं पता था बिल्कुल भी ना। उसके बारे में ना कभी मैंने इंटरनेट पे देखा, ना यूट्यूब पे कोई यूट्यूबर गया था, ना कुछ मैंने देखा उसका। लेकिन हुआ ये कि क्योंकि मैं बहुत थक गया था, मगरिब होने वाली थी, मैं नमाज के लिए मस्जिद में गया। जब मैं वहाँ गया तो उधर एक शख्स आया कि सर आप क्या मुसाफिर
मुसाफिर हो? मैंने कहा हाँ मैं मुसाफिर हूँ। उन्होंने कहा कि चलो आओ हमारे पास, मगरिब की नमाज़ थी, उन्होंने कहा नमाज के बाद आप हमारे साथ हमारे मेहमान खाने में आओ। तो मैं वहाँ गया, उन्होंने जो मेरी मेहमान नवाजी की, मैं लिटरली बिल्कुल शॉक हो गया कि ऐसी मेहमान नवाजी की, और 2 दिन उनके साथ स्टे किया। और वहाँ से आगे गबीन जब्बा पे जाना मेरे लिए लिटरली मुश्किल था, लेकिन मुझे अननोन प्लेस थी और न्यू प्लेस थी, मुझे शौक है घूम एक्सप्लोर करने का, मैं चले गया। उन्होंने 2 दिन और पूरा वो अरेंजमेंट की, अपनी गाड़ी एक मंगाई जिसके जरिए मुझे वहाँ गबीन जब्बा तक लेके गए, आगे फिर 4 घंटे की ट्रैकिंग हुई, बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। तो वहाँ की सवात की जो मुझे हॉस्पिटैलिटी मिली है ना, सही, तो वहाँ के लोग आपको सबसे ज़्यादा पसंद आए। अच्छा, लिफ्ट लेना तो आजकल के ज़माने में बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि समझ आता ना कि इसने तो हाथ दे के लिफ्ट में कि कहीं चोर डाकू ही ना निकले, मुझे ही ना लूट के चला जाए, मेरा ट्रक ही ना ले जाए। तो कैसे आपको लिफ्ट मिल जाती थी इतनी आसानी से, और किस शहर में सबसे ज़्यादा आसानी से लिफ्ट मिली? मैं देखिए, मैं ये आपको बताता चलूँ कि एक तो आपका थोड़ा सा गेटअप मैटर करता है, तो गेटअप के साथ साथ मेरा बैकपैक होता है साथ, तो बैकपैक से वाकई पता चलता है कि ये ट्रैवलर है, एक एक्सप्लोरर है, ये आपका एक सामने फ्रंट पे, तो ये चीज़ बड़ी मैटर करती है। तो बैक हैंड पे जब मैं उनसे, जब बंदा को रुकता है, सलाम करता है, तो सलाम करने के बाद बात करने का अंदाज़ ऐसा होता है, फिर मैं उनको बताता हूँ कि मैं मुसाफिर हूँ, मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं इस तरह एक्सप्लोर कर रहा हूँ पाकिस्तान, तो वो खुश दिली से वो मुझे बोलते कि आओ हमारे साथ बैठो। देखें, जब तक वो मुझसे सलाम नहीं करते, जब तक हमारी इंटरेक्शन नहीं होता, तो जब तक तो थोड़ा सा वो इशू रहता है। बिल्कुल। तो लेकिन जब वो गाड़ी रोक के अगर वो आपसे सलाम कर लेता, तो मुझे सिर्फ मतलब आप समझ लें कि 10 सेकंड चाहिए उसको माइल करने के लिए कि मैं उनको फिर वो मुझे वाकई वो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं, मुझे अपने साथ ट्रैवल करने को बिल्कुल कोई उनको इशू नहीं होता उनके। सही। अच्छा, लिफ्ट लेने की कोई खास टिप तो दे दें, खास टिप और ट्रिक तो दे दें कि लिफ्ट लेते कैसे हैं, और फिर क्या कहते हैं, सबसे ज़्यादा आपको कौन सी जगह पे आसानी से लिफ्ट मिली? अच्छा, मैं आपको बताता चलूं कि मुझे सबसे ज़्यादा जो इशू हुआ ना, जो लिफ्ट लेने में मुश्किल हुई, वो हुई इस्लामाबाद में। अच्छा। मतलब कि मैं सोच नहीं सकता था कि इस्लामाबाद में मुझे, हालांकि इस्लामाबाद छोटा सा शहर, लेकिन मुझे बहुत मुश्किल हुई कि लिटरली मैं एक छोटे से शहर में कोई 4-4 घंटे एक ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े होकर मैंने लिफ्ट मांगी है। हालांकि मैं मूड नहीं था इस्लामाबाद जाने का, लेकिन एक दोस्त थे, उन्होंने कहा हमसे मिलते हुए जाओ, लेकिन वो मुझे बहुत मुश्किल हुई। लेकिन मैं आपको टिप बताता चलूँ कि लिफ्ट लेने की सबसे मेन टिप ये है कि अगर आप कभी भी लिफ्ट ले रहे हो तो आप आई कॉन्टैक्ट करें। जब आप आई कॉन्टैक्ट करते हैं ड्राइवर के साथ, तो ये होता है कि वो आप उस वक्त भी 2 सेकंड के अंदर आप चले। तो अरसलान, मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ, मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ, और आपने आज मुझसे लिफ्ट लेनी है शो में सवार होने के लिए, सो हियर यू गो, आप मुझसे लिफ्ट लेके दिखाएं आप लिफ्ट कैसे लेते हैं अरसलान झोंकियों के स्टाइल में। देखें, मैं अगर आप मेरे सामने होती तो मैं तो ज़रूर आपसे लिफ्ट ले लेता, क्योंकि अभी हम इस तरह ये लिफ्ट ही थी, ये लिफ्ट ही है कि मैं अभी आपके शो में हूँ, ये लिफ्ट नहीं मुझे पहुँचाया, मैं कहूँगा ये ऑलरेडी लिफ्टेड है आप। अच्छा अरसलान, सबसे ज़्यादा मुश्किलात क्या आई आपको इस सफ़र में, जहाँ आप थक गए हो और आपने कहा हो यार ये क्या मैंने आइडिया है, बस हम ख़त्म, अब मैं नहीं कर सकता, कभी ऐसा हुआ है? मतलब छोटी बहुत ऐसे आए हैं, तो लेकिन मैं अपने आप को ऐसे मोटिवेट करता हूँ कि मैं कहता हूँ कि भाई नहीं, मैं ये जो कर रहा हूँ एक कॉज के लिए कर रहा हूँ, पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज शेयर कर रहा हूँ, लोगों के साथ दुनिया को दिखा रहा हूँ, और हमारे लोग कितने हॉस्पिटैलिटी हमारे अंदर भरी हुए लोगों के अंदर, ये दिखाना चाह रहा हूँ। और सबसे ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलती है लोगों के पॉजिटिव कमेंट से, क्योंकि मेरा एक यूट्यूब चैनल है अरसलान झोंकियों के नाम से, तो मैं क्या करता हूँ उस पर सब कुछ अपडेट करता रहता हूँ। सही। तो वो फिर वो जो लोगों की मोटिवेशनल कमेंट्स आते हैं ना उस पर कि भाई आप बहुत अच्छा कर रहे हो, नेक्स्ट आप हमारे पास आओ, नेक्स्ट फिर हमारे पास आओ, तो मेरी जर्नी को फॉलो कर रहे होते हैं लोग। तो वो जो चीज़ होती है वो मुझे मोटिवेट करती है। इवन कि मैं किसी अगर पॉइंट पे जाके मैं थक जाता हूँ ना, मैं बोलता हूँ नहीं यार आगे 100 किलोमीटर बाद तो ये दोस्त है, इसके पास मुलाकात। अच्छा, दोस्त भी ऐसे ही बने सारे ना, मुझे फॉलो करते करते देखते देखते सारे दोस्त बने, ऐसा नहीं है कि मेरा कराची। तो यानी बड़ा खूबसूरत एक तो आपका जर्नी है, और अरसलान वाकई आप बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल आपका मुझे जर्नी लग रहा है सुनने में, लेकिन वक्त हमारे पास चूँकि कलील है। बहुत शुक्रिया अरसलान, आप मौजूद है। और सबसे अच्छी बात ये थी कि हम ये अक्सर बात कर देते हैं कि पैसे के बगैर कुछ नहीं होता, लेकिन अरसलान ने ये बात साबित करके दिखाई है कि अगर आप में विल मोटिवेशन हो, लगन हो, और आपके पास बड़ा ज़बरदस्त आइडिया हो, तो आप बहुत कुछ ज़िंदगी में कर सकते हैं। थैंक यू सो मच अरसलान फॉर कमिंग इन शो। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। तो
जनाब आज हम बात करने जा रहे हैं कि जैसा कि हम बात करते हैं ना कि किस्मत के सितारे किसके उरूज पर होंगे और किसके गर्दिश में होंगे, कौन से सितारे के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, और फिर जिन लोगों की शादियां होने का इम्कान है, किसकी नौकरी मिल सकती है, किसका बैरून मुल्क सफ़र लिखा है, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। और साथ साथ मुल्क की मईशत क्या बेहतर होने जा रही है, वज़ीर आज़म की कुर्सी को तो खतरा नहीं, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद हैं उनका तारुफ आपसे कराते चलती हूँ। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सैयद अली जैदी साहब जो कि एस्ट्रोनॉमिस्ट हैं, वेलकम टू द शो सर। उसके साथ साथ आगा बहिश्ती साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची स्टूडियो से, और उनसा शाह मुझे ज्वाइन करेंगी, वो भी कराची स्टूडियो में मौजूद हैं जो कि टैरो कार्ड रीडर हैं। तो जनाब गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं जैदी साहब आपसे। सबसे पहले तो मुल्क की मईशत की बात करेंगे, क्या वजह है इसकी कि महंगाई तो ख़त्म नहीं हो रही है, आगे कैसे देख रहे हैं हम इन तमाम चीज़ों को? मुल्क में बड़ी सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पर। मुल्क में बड़ी सरमायाकारी आती जाएंगी, मार्च तक मुसलसल सरमायाकारी पर सरमायाकारी आती जाएगी और दूसरे ममालिक की जानिब से पाकिस्तान में पैसा आता रहेगा। तो मार्च तक हालात कुछ बेहतर हो जाएंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि बस वो उनको महंगाई लग नहीं रही क्योंकि वो हुकूमत में है, तो इस वजह से उनको महंगाई नहीं लग नहीं रही और आकर वो दिफा करते हैं। तो और इसलिए बस चंद ऐसे बस लोगों के मैं बयान सुनता बड़ी अजीब सी होती, क्योंकि मेरा भी ताल्लुक एक ना मिडिल क्लास दर्जे से है, तो बहुत अजीब सी चीज़ें हैं, लेकिन महंगाई है। और एक मार्च के अंदर मैं कुछ तहरीकें मैं देख रहा हूँ कि हुकूमत मुखालिफ तहरीकें भी उठती नज़र आएंगी मार्च और अप्रैल में। खतरे में हो सकती है? नहीं, वज़ीर आज़म की कुर्सी तो फिलहाल खतरे में नहीं होगी। हाँ, अलबत्ता कुछ चंद जोड़ तोड़ होते रहेंगे, जैसे ये उस्मान बुज़दार हैं तो वसीम अकरम प्लस कह लें अगर बुरा न लगे तो अच्छा, तो वो उनकी थोड़े अरसे में मैं देख रहा हूँ कि उनकी थोड़े अरसे में तब्दीली मुतवक्के है, अब उनके लिए हालात मज़ीद ठहरने के काबिल रहेंगे नहीं। सही। तो आगा साहब आप सेकंड कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? एक तो मईशत की सूरत हाल, फिर उस्मान बुज़दार साहब पे तो बड़ी वैसी भी उंगलियां उठ रही थी, आपकी क्या प्रेडिक्शंस है उनके लिए? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा कुल्ल वलीकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िस साअह व फी कुल्लि साअह वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व ईना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क तव्वाअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। बहुत शुक्रिया रिमशा, आपको खुश आमदीद कहता हूँ, और बहुत अरसे बाद आपको देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपके साथ मेरे शो हो रहा है। शुक्रिया। देखिए, मैं 2020 के बारे में मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये इल्मी प्रेडिक्शन है, हम क्योंकि प्रेडिक्शन करते इसलिए कह रहा हूँ, मुझे नहीं लगता है कि अब बुज़दार साहब अपने वज़ीर आला बचाने में कामयाब हो जाएंगे, बल्कि ये ज़वाल की कैफियत पर है, मुश्किलात में हैं, परेशानियों में हैं। आने वाले 3 वीक बहुत अहम है, और मुझे लगता है कि इस वक्त उसका घर ज़वाल पे बैठा हुआ है, परेशानियों पर बैठा हुआ है, और मुझे लगता है कि अब अनकरीब इसका ज़वाल शुरू है, तो कोई ना कोई मसला उठने वाला है जिससे उसके लिए नुकसान होगा। इकॉनमी को उरूज लगा रहे हैं, फिलहाल ज़वाल पर है। नहीं, बाकी इक्तिसादी हवाले से तो आपको पता है कि पाकिस्तान मुश्किलात से तकरीबन गुजर चुका है और बेहतरी की तरफ जा रहा है, और खान साहब के सितारा इस वक्त बुलंदी और कामयाबियों के घर पर है, अभी भी बाअसर है, मुस्तनद पर कायम है, वजारत पर कायम है। मुझे खान साहब को देखते हुए मुझे लगता है कि आवाम की जो मुश्किलात है वो वक्त के साथ साथ कम होने वाले हैं। जून के महीने में थोड़े से मुश्किलात होंगे, और उससे पहले आहिस्ता आहिस्ता जो मामलात है अगले 1 से 1.5 महीने में खान साहब के हक में बेहतर होते हुए नजर आ रहा है। उससे पहले काफ़ी हद तक अंदरूनी उनकी अपनी पार्टी से और साथ साथ जो है वो मुस्लिम लीग नून, पीपल पार्टी और दीगर कुछ ऐसी साजिशें नज़र तो ज़रूर आ रही है। इसके बावजूद भी खान साहब के लिए कोई खतरे की, कोई मुश्किल, कोई परेशानी की बात बिल्कुल खान साहब सेफ हैं, यानी उनसा आपको भी शामिल कर लेते हैं। उनसा एक तो आप कैसे प्रेडिक्ट करती हैं कार्ड्स के थ्रू, हमें ज़रा कुछ बताइए। जी, मैंने पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए जो कार्ड्स निकाले हैं उसमें बड़े अच्छे, एक बड़ा ज़बरदस्त कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स का। ठीक है, ये फाइनेंसिस का कार्ड होता है, पैसा शो कर रहा है, मतलब
बाहर से इन्वेस्टमेंट्स आती हुई नज़र आ रही हैं और स्टेबिलिटी की तरफ पाकिस्तान बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन अवाम और उसमें कोई रिलीफ मिलता हुआ अभी 6 मंथ्स तक मुझे नज़र नहीं आ रहा कि नेक्स्ट 6 महीने तक कोई अवाम को महंगाई की कमी होगी या क्या, वो मुश्किलात मुझे नज़र आ रही हैं। लेकिन अगस्त के बाद थोड़े मामलात जो हैं पहले से बेहतरी की तरफ आएंगे, महंगाई शायद थोड़ी बैलेंस ज़रूर होगी। सही है। उसके बाद मैंने जो गवर्नमेंट के जो कार्ड्स निकाले हैं उसमें स्टार का कार्ड है, नाइट ऑफ सोर्ड है, फिर एस ऑफ पेंटिकल्स है, तो कॉम्प्लिकेशंस तो ज़रूर हैं गवर्नमेंट के लिए भी, एफर्ट्स वो कर रही है, होप्स उसको हैं, उम्मीदें बहुत रोशन हैं कि हम लोग जो हैं आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान को स्टेबल एक मुल्क बनाएंगे। सही चलें, ये तो आपने बताया। जस्टिस का भी कार्ड है, ठीक है जी, जस्टिस का भी कार्ड है, तो आवाम को ज़रूर इंसाफ मिलेगा। अगस्त के बाद थोड़े से हालात जो हैं महंगाई के हिसाब से, इकोनॉमी के हिसाब से बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो अब ज़रा कुछ लोगों के भी मसलों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये बताएं ज़ैद साहब के 3 कौन से सितारे होंगे जो इस दफ़ा उरूज पर है अभी कमिंग वीक में? जो उसमें पहला बुर्ज हमल है, ठीक है, उनके बड़े ज़बरदस्त हालात होंगे। सही है। यमनाई के भी बड़े ज़बरदस्त हालात होंगे और लिब्रा, ये 3 सितारे बड़े, इनके माली पोजीशन बहुत ज़्यादा मुस्तहकम रहेगी। ठीक है, और जिनका जवाल है इस हफ्ते में, जो जवाल है, जो इसमें जो एक सबसे ज़्यादा जो है वो है बुर्ज स्कॉर्पियो, तो ये थोड़ा सा ज़हनी तनाव का शिकार रह सकते हैं। इन पर किसी किस्म का प्रेशर आ रहा है और इनके अखराजात में भी इजाफा हो रहा है। और इनके साथ जो आखिरी बुर्ज है, बुर्ज हूत पाइसिस, तो ये जो जॉब कर रहे हैं तो उनके लिए थोड़ी सी वहाँ पर मुश्किलात हैं, तो इनको मैं मशवरा दूंगा कि ख़ुद से जॉब हरगिज़ ना छोड़ें और हर फैसला ज़रा सोच समझ कर करें। तो इन पर ये थोड़े से ये, और जो तीसरा है वो बुर्ज सौर, ठीक है, इनके मामलात भी जो है वो थोड़े से उतार चढ़ाव वाले। सही है। तो बहिश्ती साहब आप सेकंड कर रहे हैं इन सितारों पे या आपको इसकी डिफरेंट राय आपकी कुछ? जी, थोड़ा सा ज़ैदी साहब की बात को मैं आगे बढ़ाऊं, और इस दफ़ा जो पिछले काफ़ी अरसे के बाद मैज़ान वालों के लिए बहुत शानदार, जिनकी मैज़ान और इनका जो बुरुश होगा उनके लिए बहुत खुशियां हैं, चाहे वो लड़कियां हैं चाहे वो लड़के हैं, जो बहुत पिछले काफ़ी अरसे से उनकी मुश्किलात और मसाइल और कारोबारी और बहुत से ऐसे मुश्किलात से ये गुज़र रहे थे, तो अभी इनके हालात जो है वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। अप्रैल के बाद मैज़ान वालों के लिए खुशहाली, उरूज और कामयाबियों की बुलंदी है, और उसमें तरक्की और कामयाबी जो है वो अल्लाह ताला ने उनके लिए खोल दिया है, रास्ते बना दिया है। तो मुझे लगता है जिनकी शादियों के मसाइल है वो हल होने वाले, जॉब, काम, कारोबार, अलबत्ता मैज़ान वालों के लिए कोर्ट मुकदमात के मामलात में, जायदाद के मामलात में थोड़ा सा एहतियात करना पड़ेगा, ख़ानदानी मामलात को देखना पड़ेगा। बाकी जो नए काम स्टार्ट करना चाहते हैं, काम, कारोबार, या जिनका बिल्कुल नहीं चल रहा है, तिजारत के हवाले से, पैसों के हवाले से, शादियों के हवाले से, मैज़ान इस वक्त बुलंदियों पर हैं, और इस वक्त जो 12 बुरुज देख रहे हैं उनमें उरूज की तरफ जाता हुआ मैज़ान वालों के लिए अच्छी खबरें मौजूद हैं। जी ठीक है, और किसका जवाल देख रहे हैं आप? जवाल तो इस वक्त जो है वो दलू वालों के हैं, क्योंकि इस वक्त मुकम्मल तौर पर 5 घर पर दाखिल हैं, और जवाल ये जो दलू वालों को चाहिए थोड़ी सी एहतियात और बहुत से नए काम करते हुए मोहतात हो जाएं, और अगर फिर भी करना चाहते हैं सदका दे दें, और या तो फिर सूरह नसर पढ़ के काम शुरू करें, ताकि जवाल की जो कैफियत है वो दूर हो जाए। सही जी उनसा बाकी जो जी उनसा क्या बताती हैं हमें? मेरे आपके कार्ड्स में जो आया है जी, जिन ज़ोडिएक साइंस का जो एलिमेंट है वो एयर है, जो जैसे लिब्रा हो गया, जैसे एक्वेरियस हो गया, जेमिनाई होगा, इनका जो साल है वो बेहतरी की तरफ नज़र आ रहा है। 2019 से 2020 जो है वो इनका एयर ज़्यादा अच्छा होगा, कॉम्प्लिकेशंस इनके लिए बेहतर होंगी, काफ़ी मामलात जो हैं उनमें इम्प्रूवमेंट होगी, उसमें करियर भी हो गया, रिलेशनशिप हो गया, जॉब इश्यूज़ हो गए, बिजनेस पार्टनरशिप हो गई, ये ज़्यादा मुझे इनकी
जिनका बेहतरी Smooth नज़र आ रही है। उसके बरक्स वाटर जिनका एलिमेंट है, जैसे स्कॉर्पियो हो गया, पाइसेस हो गया, कैंसर हो गया, इन लोगों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम्स मुझे नज़र आ रही हैं 2020 में। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम नुसरत, कहाँ से बात कर रही हैं, क्या सवाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम, मैं बखर से बोल रही हूँ नुसरत। सवाल कीजिए। जी, बहिश्ती साहब से ना सवाल है मेरा। पूछिए, वो आपको सुन रहे हैं। जी जी बोलिए। बहिश्ती साहब से मैंने ये पूछना है कि मेरी शादी कब तक होगी। वालिदा और वालिद का नाम बताइए। वालिद का नाम बता। अम्मी का नाम रमजाना बीबी और अब्बू का नाम चरावली। ठीक है। एज कितनी है आपकी, अंदाजन उम्र कितनी है? होगी 25। 25 एज है, ठीक है। बताते हैं आपको। एक और कॉलर है हमारे साथ, इरफान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं मोहम्मद इरफान रहीमर खान से। जी फरमाइए, सवाल क्या है आपका? मैंने अपनी जॉब के बारे में और शादी के बारे में पूछना था। डेट ऑफ बर्थ बताइए और वालिद वालिदा का नाम। जी 12/12/89। 12/12/89, ठीक है। और वालिद का नाम है मोहम्मद खालिद अब्बासी। ठीक है। और वालिदा का है आयशा बतूल। ठीक है, चलें जी। तो सबसे पहले नुसरत ने सवाल किया है और उनकी शादी के हवाले से। जी आगा बहिश्ती साहब। देखिए, नुसरत के तो इस वक्त शादी के सितारे पिछले 4 साल से मौजूद हैं और मुझे हैरत है कि आपकी शादी नहीं हुई है। तो इंशाल्लाह आपकी ज़रूर होगी। आप ज़रूर, क्योंकि सितारे जिनके जायचे में मौजूद हो तो हम थोड़ी सी परेशान होते हैं। आपकी तो 4 साल पहले होनी चाहिए थी। अगर नहीं हुई तो आप सूरह ताहा और सूरह यासीन बाकायदगी के साथ 3 महीने तक आप पढ़ें और इंशाअल्लाह ताला इसी 3 महीने के अंदर अंदर मेरे रब ने चाहा तो आपकी इंशाअल्लाह शादी हो जाएगी। आप नुसरत के लिए बता सकती हैं कुछ कार्ड्स रीड करते हुए? जी मैं देख लेती हूँ। चलें देखिए आप, जब तक मैं ज़रा ज़ैद साहब से पूछूं। ज़ैद साहब आप क्या बताते हैं? नुसरत के ये 6ठे माह तक शादी मुमकिन है। ठीक है। और इनको एक तदबीर करनी चाहिए कि अगर कुछ लोग इनको देखने आएँ या ये किसी के यहाँ शादी की बात चलाएं तो वो दिन जुम्मे का होना चाहिए। ठीक है। और कोशिश करें कि ये वाइट कलर की चीज़ों का सदका दें, जैसे चीनी, चावल, आटा है। ठीक है। और टाइम जो हो वो सुबह जुम्मे से पहले तक का हो। सही। तो और जो इरफान ने सवाल किया है तो इनके जो मार्च अप्रैल तक इनकी नौकरी लगने का चांस है और इनका सितारा बुलंद है, इनका बख्त बुलंद है और इनको इतनी कोई परेशानी वाली बात नहीं है और इनकी बहुत जल्दी नौकरी लग जाएगी। ठीक है। आगा साहब, इरफान साहब ने आपसे भी सवाल किया था, आप भी बता दीजिए उनके लिए। रोजगार के हवाले से पूछ रहे थे। इरफान जो है वो तकरीबन इरफान जो है तकरीबन अपनी जवाल से निकल चुका है। हालात इसके लिए बहुत साजगार नज़र आ रहे हैं और इनको शिराकतदारी से एहतियात करते हुए बैरूनी ममालिक के लिए थोड़ी कोशिश करें और इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में पैसा दौलत बहुत आएगा और अल्लाह ताला आपको बहुत नवाजने वाले हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि वक्त के साथ साथ एक ताकतवर, एक अच्छा इंसान और एक कामयाब इंसान बनने वाले हो। और आपके जायचे के सितारे इस वक्त 1900 घर पर मौजूद हैं और मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी के अच्छे दिन इरफान हर हाल में आने हैं। सूरह शम्स और सूरह वाक़िया आप हर हाल में पढ़ें, अल्लाह ताला की पूरी मदद आपको पहुँचेगी। ठीक है। उनसे आपने कार्ड्स निकाले थे, बताइएगा। जी मैंने कार्ड निकाले हैं नुसरत के लिए। मुझे जून के बाद इनकी शादी का इम्कान मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि एस ऑफ कप्स जो होता है वो शादी का कार्ड होता है। ठीक है। लेकिन पहला नहीं, ये दूसरा कार्ड है। तो ये 6 महीने के बाद इनकी शादी का ज़रूर इम्कान है। इनको जो है ना लाल रंग की चीज़ों का सदका देना चाहिए। उसमें लाल कलर की दाल हो गई या लाल कलर का कपड़ा हो गया। सही है। इंशाल्लाह। ठीक है। जो भी यानी दोनों जो हैं वो हमारे जो पैनलिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि 6ठे मंथ के बाद होती है। तो आपने नुसरत बताना जरूर है, जब आपकी शादी हो जाए तो आपने कॉल करना नहीं भूलना हमें। एक और कॉलर है हमारे साथ, राबिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी राबिया, क्या सवाल है आपका? मुझे जॉब से रिलेटेड पूछ रहे हैं। डेट ऑफ बर्थ बताइए। मेरी 26 फेब 1996। अम्मी अब्बू का नाम? फादर का नाम मोहम्मद रियाजुद्दीन। ठीक है। क्या बताएं?
राबिया। और मदर नेम शब्बीर रियाज। शब्बीर रियाज, जी, और मेरा नाम राबेल रियाज है। ठीक है, राबेल रियाज है जी। राबेल रियाज, ठीक है, जॉब के हवाले से आप पूछना चाहते हैं। ठीक है, शुक्रिया। सबा एक कॉलर हमारे साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सबा, सवाल क्या है आपका? जी मुझे अपने फ्रेंड के बारे में पूछना था। किसके बारे में? हेलो। जी जी पूछिए। जी मुझे अपने बारे में पूछना था कि मेरे घर वाले शादी कहते हैं कि शादी करनी है ये वो, तो क्या मेरी शादी जल्द हो जाएगी? आपकी एज क्या है? जी एज 23। ठीक है, वालिद वालदा का नाम बता दीजिए। हाजरा बीबी और मोहम्मद हनीफ मेरे वालिद का नाम है। वालदा का क्या नाम है? हाजरा बीबी। ठीक है, पूछ लेते हैं उनसे। जब तक आप कार्ड्स भी निकाल लीजिए तो आप जब रेडी हो जाएंगी तो मैं आपकी तरफ भी बढ़ती हूँ। जी भाई से साहब को एक लिए बता दीजिएगा दोनों के लिए। सबसे पहले राबेल की जॉब को बताइए। राबिल का तो इस वक्त मैं आज बहुत खुश हूँ, जो भी कॉल करें उनके अच्छे सितारे और अच्छे सियारे मौजूद हैं। घर की तब्दीलियाँ ये भी तकरीबन 23 पर मौजूद है। ठीक है। और मुझे लगता है कि इनकी ज़िंदगी में भी जॉब नहीं बल्कि अगर ये तिजारत की तरफ और अपना कुछ करने की तरफ सोचेगी तो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। और सबा जो शादी के हवाले से पूछा है वो भी बता दें। और शादी के हवाले से इनके भी माशाल्लाह सियारा मौजूद है। इसी मुझे लगता है जुलाई और अगस्त के बाद इनकी ज़िंदगी की तब्दीलियां अपने माँ बाप के घर से अपने घर जाती हुई नजर आता है। तो मुझे लगता है जुलाई के बाद मुझे लगता है इनके घर बनेंगे और आगे जाकर 2-3 महीने में इंशाल्लाह इनकी शादी भी होगी। ये जी जो राबेल ने जैसे बहिश्ती साहब ने किया और मैं इनकी बात से इत्तफाक करूंगा, बिल्कुल इन्होंने 100% बात की। आज जितने कॉलर्स हैं उनकी सबकी किस्मत का सितारा बुलंद है। ये बात बहिश्ती साहब ने बिल्कुल 100% दुरुस्त की है। और राबेल की और बहिश्ती साहब की एक और बात से मैं इत्तफाक करूंगा कि राबेल को अपना कारोबार करना चाहिए। और इसके साथ मैं एक चीज़ ये ऐड करूंगा कि इनको इतवार का दिन इनके लिए बेहतरीन है और इतवार के दिन से जो भी चीज़ शुरू करें तो उसको इतवार का दिन हो और अपना काम शुरू करें। ये भी इस बात से भी मैं इत्तफाक करूंगा बहिश्ती साहब की, लेकिन ये डिज़ाइनिंग का शोबा अख्तियार करें, यानी कि किसी भी किस्म को। और सबा का मुझे थोड़ा सा लग रहा है इसका भी वक्त बुलंद है, किसी भी वक्त, यानी कि इसकी अपनी पसंद से भी हो सकती है, अपनी पसंद से भी हो सकती है और बहुत जल्दी है। तो मेरी भी मेरे भी कॉल मिला दे ताकि मेरे सितारे भी उरूज पे पहुंच जाए। दोनों ऐसी बातें कर रहे हैं। उनसा जी क्विकली बता दें। जी सबा के लिए मैं एग्री नहीं करूंगी। मुझे लग रहा है कि इस साल उनकी शादी का इम्कान नहीं है। ठीक है, अगले साल इनकी शादी मुझे नज़र आ रही है। वही मैंने जो दालों का बताया है, लाल कलर की चीज़ों का सदका दें, लाल चीज़ों का सदका दें। और राबेल के लिए क्या बताती हैं आप उनकी नौकरी के लिए? जी बिल्कुल। और राबेल के लिए बिल्कुल मुझे स्ट्रेस वाला कार्ड आया इस वक्त। उनके लिए 3 महीने तक बिल्कुल नेगेटिविटी है, ब्लॉकेज है, उनके इश्यूज हैं। तो वो लेकिन वो 3 महीने के बाद उनके ठीक हो जाएंगे। वही मैंने जो गोल्डन कलर की घर में रखें चीज़ें, उसमें कोई भी शो पीस हो सकता है, गोल्डन कलर के फ्लावर्स हो सकते हैं, रियल तो गोल्डन कलर का इस्तेमाल करें। वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया है और अपने तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आप तीनों की आमद का बहुत शुक्रिया। और बड़े ज़बरदस्त प्रेडिक्शंस हैं। आप बड़े कॉलर्स ने मिलकर बताना है कि जनाब ये कॉलर्स जो हमारे कॉल करते हैं उनकी प्रेडिक्शंस कितनी सही भी हुई हैं और क्या उनकी पोजीशन रही। सो हम यहाँ पर ब्रेक लेते हैं। सब सवेरे पाकिस्तान में ब्रेक के बाद आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ मौजूद रहना है। मज़ेदार सा सेगमेंट लेकर आ रहे हैं, स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान। सुबह सवेरे पाकिस्तान। जी हाँ जनाब, मेकअप पर तो आपने हर शो में बात होते हुए देखी है कि जनाब कैसा मेकअप होना चाहिए, किस तरह कॉन्टोर करें, किस तरह ब्लश करें और किस तरह से जनाब वो अपने आप को खूबसूरत दिखाएं। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे सफाई बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो हम इतने सारे टूल्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं और जिसमें से एक टूल ये ब्रशेज़ हैं, इनकी सफाई कितनी अहम है, इन्हें साफ़ रखना कितना ज़रूरी है और इनके अंदर कितने जर्म्स जमा हो जाते हैं अगर हम इनको प्रॉपर साफ़ ना करें, स्टेरलाइज ना करें, तो ये आपकी स्किन के अंदर कैसे पेनिट्रेट होते हैं और स्किन डिजीज़ का
आप 22 बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें, उसके अलावा जो हमने भी आपको स्टोरी में पैकेज दिखाया है उसमें भी हमने बहुत सारे टूल्स का जिक्र किया है कि नेल कटर्स को किस तरह से साफ़ रखना चाहिए और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि साफ़ सुथरी रखनी चाहिए। तो हमारे साथ जो दोनों मेहमान मौजूद हैं उनसे जानेंगे कि ये मेकअप टूल्स एक तो इस्तेमाल किस तरह से होते हैं और फिर साफ़ किस तरह से रखे जाते हैं। सो वेलकम टू द शो सबा, कैसी हैं आप? ठीक हैं, ऑल सेट? ओके, डॉक्टर अली काज़मी साहब अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं? ऑल गुड, ठीक ठाक। तो सबा जो है वो मेकअप आर्टिस्ट हैं और अली काज़मी साहब जो स्किन स्पेशलिस्ट हैं, दोनों से बात करेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। सबसे पहले तो सबा, हम बड़े सारे ना मेकअप कर रहे होते हैं, ब्रशेस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो आप किस तरह से अपने टूल्स को कैरी करती हैं और साफ़ सुथरा रखने के लिए टिप तो बताएं कि कैसे इन ब्रशेस को नीट एंड क्लीन रखा जा सकता है। अच्छा रमशा, इस तरह से होता है कि ऑब्वियसली कि हम लोग मेकअप आर्टिस्ट हैं तो हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ स्किन्स आती हैं। बिल्कुल। अगर हम लोग पहले से ही देख लेते हैं कि हमारी ब्राइड है या जो भी मेकअप के लिए आई हुई है उनकी स्किन किस तरह की है। अगर हमें लग रहा है कि स्किन पे बहुत पिंपल्स हैं, स्किन बहुत एलर्जिक है, एक तो होता है कि एलर्जिक स्किन होना, बहुत सेंसिटिव स्किन का होना, तो उनके लिए हम लोग बहुत ज़्यादा हमें होता है कि जी उनकी चीज़ स्प्रेड ना कर जाए मज़ीद, बिकॉज अगर सेंसिटिव स्किन पे आपको इन्फेक्टेड चीज़ लगा देंगे तो एलर्जी एकदम से रिएक्ट कर जाती है। बिल्कुल। तो आपको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है। सेकेंडली ये कि अगर किसी को पिंपल्स हैं, स्किन बहुत डैमेज है, तो भी आप उनको उस टाइम यूज़ तो ज़रूर कर रहे हैं अपने टूल्स, लेकिन उसके बाद आप उन्हें सेपरेट कर देते हो। ठीक है। सेपरेट करने से ये हो जाता है कि आपको पता होता है ये हमने एक इन्फेक्टेड स्किन पे लगाए हैं तो अब हमने इनको स्टेरलाइज करना है। ठीक है। अब वो किस तरह से करना है उसके डिफरेंट तरीके होते हैं, बिकॉज अगर हम डायरेक्टली भी इनको वॉश आउट कर देते हैं तो इनके जो फर हैं, इनके जो बाल हैं वो समटाइम्स डैमेज हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, इनकी वो ग्रिप नहीं रहती। सही है। तो इनके डिफरेंट तरीके होते हैं। एक हमारे पास एंटी बैक्टीरियल स्प्रेज होते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के, ठीक है, डिफरेंट ब्रांड्स के इस तरह से, तो वो हम लोग उन्हें यूज़ करते हैं। अगर बहुत ज़्यादा डैमेज स्किन नहीं है, नॉर्मल स्किन थी या सिर्फ पिंपल्स थे, तो हमने वो स्प्रे किया, थोड़ी देर हमने स्टेरलाइजर्स में रख दिए। सही है। कुछ इस तरह से होता है कि स्किन बहुत ही ख़राब होती है कि आपको ये होता है कि जी मतलब एक्टिव एक्नी है किसी का, आपने उसके ऊपर ब्रश लगाया तो ऑब्वियसली ब्रश है वो एक्नी के अंदर भी जाता है, फिर वो स्प्रेड हो सकती है, तो उसके लिए भी स्टेरलाइजेशन के तरीके ज़रा डिफरेंट होते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो हमारा एक ब्रश है ये इस्तेमाल हो रहा है, इसके अंदर मेकअप पाउडर जा रहा है, जैसे कॉन्टोर ब्रश है ये, तो खूब पाउडर जा रहा है और लगे जा रहा है, फिर हमने इसको टेबल पे रख दिया या XYZ जहाँ पे भी हम अपनी ड्रेसिंग टेबल पे मेकअप करें वहाँ रख दिया, पैक हो गया सामान, फिर निकाला, फिर शुरू कर दिया। ये ब्रश कितना कंटेमिनेटेड हो सकता है और इसकी वजह से स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं अगर हम इसको प्रॉपर ट्रीट ना करें, वॉश ना करें, केयर ना करें? देखें, इस तरह है कि नेचुरली ये एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, इनको नेचुरली स्किन डिजीज़ का तो नहीं पता कि कौन कौन सी होती हैं। इतनी ज़्यादा स्किन डिजीज़ ऐसी हैं जो आगे इसी के थ्रू फैलने वाली होती हैं। फॉर एग्जांपल फंगल है, बैक्टीरियल है, वायरल है, जो कि शायद एक किसी कॉस्मेटोलॉजिस्ट को नहीं पता। अगर किसी के पास कोई अपना मेकअप कराने गई हैं तो उनके चेहरे पे एक फंगल पैच बना हुआ है, इनको क्या पता वो क्या चीज़ है, दे डोंट नो। अब इन्होंने उसी पे वही ब्रश लेके, इनका नहीं है, मैं किसी और की बात कर रहा हूँ जो रूटीन में लोग यूज़ करते हैं, जिनके पास स्टेरलाइजेशन का भी सिस्टम नहीं है। अब यही ब्रश जब उस फंगस पे, वॉट पे, वायरल पे, एक्जिमास पे कहीं इस्तेमाल हुआ और सेकंड वही ब्रश जाके दूसरे पेशेंट को गया तो स्ट्रेट वे आपने वो जो जरासीम उस ब्रश के अंदर गए। और यूजुअली देयर इज़ नो स्टेरलाइजेशन टू बी ऑनेस्ट। किसी भी अच्छे पार्लर्स पे तो ज़रूर होगा। आई थिंक ये छोटे मोटे पार्लर्स पे तो वही ब्रश लिया, वही से किया, वही पफ लिया, वही किया, वही स्पैचुला लिया, वही किया, सब कुछ उन्हीं चीज़ों से कर रहे होते हैं। वही मैनिक्योर पेडिक्योर के साथ वही चीज़ें इस्तेमाल हो रही होती हैं। और ये इतना हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन होता है कि जब मैं पाँव देखूँ, नाखून देखूँ या फेस पे, मैं कहता हूँ आपने कोई पार्लर से तो नहीं कोई ट्रीटमेंट का? जी बिल्कुल। नेचुरली अब हर शख्स पार्लर पर जा रहे होते हैं अपने किसी न किसी प्रॉब्लम के लिए, ट्रीटमेंट्स के लिए, कि जो भी उन्होंने कराना है। मगर उसमें एंड ऑफ द डे पे क्या होता है, इतना बड़ा एक मसला बन जाता है इस चीज़ के अंदर। तो इसलिए ये एक ज़रूर हमें इसके बारे में एक इंफॉर्मेशन देनी चाहिए आके कि इन ब्रशेस के लिए करना क्या चाहिए। कि अगर आप चेहरे पे किसी के कोई भी चीज़ ऐसी देख रहे हैं कि जो फील कर रहे हैं, तो प्लीज़ उसके बाद आपका जो एक सिस्टम है स्टेरलाइजेशन का, वो ज़रूर इस पर करें। बट आई डोंट थिंक सो कि अगर एक पफ है जिससे ये सारा करते हैं, उसको तो स्टेरलाइज नहीं कर सकते ये लोग। तो वो अगर एक पफ एक शख्स के चेहरे पे जहाँ फंगल का इतना बड़ा पैच बना हुआ है, वहाँ पर से सारा किया, इनको क्या पता, ये समझिए कोई छोटा मोटा स्किन प्रॉब्लम है, और वही जब दूसरे पे लगा, या वॉट्स हैं, मोके जिनको कहा जाते हैं, टिपिकल वॉट्स इस तरह आगे जाते हैं, एक चेहरे के सकिया और वहीं से उसी पफ को लेके दूसरे पे, या फेशियल्स में जो पफ्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं वही जनाब उसी वक्त उसको प्याले में धोया देसी तरीके से और वो निचोड़ा उसका, मुंह पे मार के पूरा मुंह साफ हो गया। उसके बाद
बाद फिर अगली बंदी आए उसको फिर निचोड़ा हो जाए, वो बस पानी आपने चेंज कर लिया, पानी चेंज कर लिया, उसमें कितना कुछ आपके मुंह का सारा जो गंद है दूसरे के मुंह पे लगा। तो हम बिल्कुल इनकार कर ही नहीं सकते कि बहुत सी प्रॉब्लम्स जो है ना वो पार्लर से स्टार्ट होती हैं, और ये वाकई में डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर हमारा स्टेरिलाइजेशन सिस्टम ठीक नहीं है ना तो हम लोग उस चीज़ को ओवरकम नहीं कर सकते। अब लाइक हम लोग खुद एज ए ब्यूटिशियन हम लोग लोगों को ये कहते हैं कि आप आइए, या तो अपने पफ्स अलहदा कर लें, या तो घर से लेके आए, या हमारे पास न्यू है आप वो परचेज कर लें फॉर द फेशियल। इवन अब तो कुछ लोग इतने ज़्यादा अपनी चीज़ों को लेके सेंसिटिव हो गए कि उनकी हर चीज़ की किट अलहदा है, अपने टॉवल्स लेकर आते हैं, अपने टूल किट लेकर आते हैं, और आई थिंक होनी भी चाहिए बिकॉज आजकल बहुत ज़्यादा डिजीज। तौर पे मैनी पेडिक्योर के लिए तो मेरे ख्याल से पर्सनल टूल्स होने चाहिए, क्योंकि आपका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। काज़मी साहब मुझे इस बात पे बताएंगे मजीद, लेकिन ये जो हम देख रहे थे बॉर्डर में जो टूल किट रखी है और एक के बाद एक जो है मैनी पेडिक्योर हो रहा है, और उन्हीं से ऑल्दो मैं इस बात से डिनाई नहीं करूंगी, बहुत सारे सलून्स ऐसे भी हैं कि वो डेटॉल वॉश भी कर रहे होते हैं, वो टूल्स को बाकायदा वॉश करके भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन स्टिल बहुत सारी चीज़ें कैरी फॉरवर्ड। देखिए आपके जो मैनी पेडी के टूल्स हैं ना, ये कभी भी डेटॉल से सिर्फ स्टेरिलाइज नहीं हो सकते। इसमें ये होता है कि आपको एक डिसइंफेक्टर डालना होता है, पहले आप उसके अंदर इन टूल्स को डिप करते हैं, उसके बाद आपका पूरा एक स्टेरिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, उसके अलावा ये स्टेरिलाइज नहीं हो सकते। सही है, इस पर बात करेंगे डॉक्टर साहब से भी, लेकिन एक कॉलर को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, है कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या सवाल करेंगी? मैं ये सवाल करना है, मैंने डॉक्टर साहब से पूछना है कि मेरी स्किन ना बहुत खराब है, शुरू से लेके मैंने बहुत इलाज करवाया, मेरी स्किन ठीक नहीं हो रही, तो मैंने ये लेजर करवाना है, तो लेजर से मुझे कोई मसला तो नहीं होगा? कहते हैं कि लेजर ना करो, मुझे सब डराते हैं लेजर से कैंसर हो जाता है। मसला क्या है आपकी स्किन पे डॉक्टर साहब? बात कीजिएगा जरा आप। जी मसला क्या है आपका, बताइए। मेरे स्किन पे दाने हैं, दानों से गड़े बन गए हैं, बहुत ज्यादा स्किन खराब है, मैंने बहुत ज्यादा इलाज करवाया है, तो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मुझे मेकअप भी नहीं सूट करता, मैं मेकअप करती हूँ ना तो मेरी और स्किन खराब होती है, तो मैंने कभी मेकअप भी इतना यूज नहीं किया, तो फिर भी मेरी स्किन बहुत खराब है। अच्छा, आपकी उम्र कितनी है? 36 है, 36। आप मैरिड हैं ना? बच्चे भी हैं आपके? मैरिड हैं? हाँ जी, बच्चे हैं, मैरिड, 3 बच्चे हैं मेरे। अच्छा, मैं बताता हूँ आपको। जी डॉक्टर साहब। जी, इस तरह है कि ये सबसे कॉमनेस्ट प्रॉब्लम जिसकी बात कर रही हैं, पिंपल्स या एक्ने जिसको हम कहा जाता है, खड्डे भी बन गए हैं, खड्डे वही। अब जो कह रही हैं मैं लेज़र कराना है, तो यही मैं बताना चाहूँगा कि पहले तो जो हो गया है, जो ख़राब हो गया इनका फेस, इन्होंने सही ट्रीटमेंट नहीं कराया, उसके लिए अब को भी ये खड्डे ख़त्म नहीं हो सकते। सब लोग झूठ बोलते हैं आके मीडिया के ऊपर भी, कि डॉक्टर्स भी आके कह रहे होते हैं कि जी बिल्कुल साफ़ कर देंगे, नीट हो जाएंगे। एक दफ़ा स्कार बन जाए ज़िंदगी भर ख़त्म नहीं होता। आप इसको बेटर कर सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो विद डिफरेंट ट्रीटमेंट्स हैं। वो जो फिलर्स वगैरह आते हैं, स्किन फिलर्स, ये वो उनसे स्कार्स खत्म नहीं होते? स्किन फिलर्स स्कार से खत्म नहीं होते। अच्छा। जी हाँ, फिलर्स होते हैं वो जैसे लाफ लाइंस के ऊपर डलते हैं, ये डीप लाइंस जो फरोज पड़ गई होती हैं स्किन के ऊपर, उसके लिए होता है। जो खड्डों के लिए ठीक है, माइक्रोडर्माब्रेशन या आपने डमा रोलर, डमा पेन, या फिर कुछ लेजर्स भी हैं, पर ये गलत बात है, यहाँ पर ज़रूर मेंशन मैं करना चाहूँगा कि ख़त्म कभी नहीं होते जो स्कार्स हैं। इसलिए बिल्कुल ना किसी डॉक्टर के पास फंस जाएं जाके, वो यही कहेंगे 70-80, समझे 20-25-30% इफेक्ट आएगा उसका बेटरमेंट का, ठीक नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ ये भी बताना चाहूँगा, जिसने उन्होंने कहा मुझे ये एक्नी के पिंपल्स के बने, अब एक्नी का प्रॉपर एक ट्रीटमेंट पिंपल्स का आ गया है। जिन बच्चों को ये आज की नहीं है प्रॉब्लम, इनकी बहुत पुरानी है, तो जिनको अब ये प्रॉब्लम्स हैं कीलों की, महासों की, उन्हें कहें कि बिल्कुल डॉक्टर से रिज्यू करें, डर्मेटोलॉजिस्ट से। 6 महीने का ट्रीटमेंट है, बिल्कुल ठीक हो जाता है। अच्छा, मैं बात करूँगी सबा से भी कि टूल्स पे भी बात करें तो बेचारी उनका मसला है, वो मेकअप भी ज़्यादा नहीं कर पाती है। मेकअप करने का शौक तो सभी को होता है, तो मैं पूछूंगी कि जिनके खड्डे ज़्यादा हों उनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, आप उनको टिप देना। और दूसरी बात ये कि एक और कॉलर है, पहले उनको शामिल कर लेते हैं। हमजा, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हमजा। हेलो जी हमजा, सवाल कीजिए, क्या पूछना चाहते हैं? जी, मैं पूछना था कि मेकअप जो होता है वो फेस के लिए हार्मफुल होता है या नहीं? ठीक है, ओके। सबा, एक तो पहले जो गड्ढे हैं उनको कैसे फिल कर सकते हैं, बेस के थ्रू या कंसीलर, जो क्या इस्तेमाल करें, और मेकअप स्किन के लिए भी बताएं हार्मफुल है कि नहीं। अच्छा रमशा, इस तरह से कि जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि खड्डों का कोई इलाज नहीं होता, वंस आपकी स्किन में खड्डा पड़ गया सो ये पड़ गया, ठीक है। मेकअप से ये होता है कि जो भी हमारे कंसीलर्स होते हैं, लाइक जो थोड़े थिक कंसीलर्स होते हैं, उनसे हम इन्हें, उसका एक टेक्निक होती है कि आपने पहले डाउनवर्ड उसको फिल करना है और फिर आपने अपवर्ड,
इसी तरह से आपने 3-4 स्ट्रोक्स इसको पहले डाउनवर्ड एंड अपवर्ड, तो उससे ये होता है कि आपका जितना फिल आप उससे कंसीलर से कर सके। लेकिन हाँ, ये 100% नहीं होता मेकअप में भी। सही, हम उसको भी मजीद ये कर लेते हैं कि उसके ऊपर आपने अपना पैनकेक कर लिया, लिक्विड को अच्छी तरह आपने उसको ब्यूटी ब्लेंडर से हाइड आउट हो जाता है लगता है, लेकिन जाहिर सी बात है वो एक नेचुरल चीज़ है, वो नहीं जाएगी। लेकिन डायरेक्टली बेस से नहीं होता, कुछ आप बेस से करते हैं, फिर बाकी जो भी आपका रिमेनिंग रह जाता है आप उसको कंटोरिंग से बहुत ज़्यादा कवर हो जाता है। फिर उसके ऊपर ब्लश ऑन तो काफ़ी हद तक छुप जाता है, लेकिन हाँ जिनके बहुत डीप है तो आप बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते। सही है। अच्छा, एक और चीज़ है, मेकअप स्किन के लिए कितना हार्मफुल हो सकता है? कौन से मेकअप का इंतखाब करें, किस तरह की प्रोडक्ट्स का इंतखाब करें? देखिए रमशा, एक बात तो लाइक जैसे मैं बेशक मैं एक ब्यूटिशियन हूँ, लेकिन मैं ऑर्गेनिक पे बहुत बिलीव करती हूँ। सही है, ठीक है। इस तरह से कि कोई भी मेकअप आप किसी भी ब्रांड का ले लो, वो केमिकल्स ही होते हैं। बिल्कुल। आप ये कहें कि आप डेली वेयर कर रही है अपना मेकअप और आपकी स्किन ठीक रहे, चाहे आप डेली क्लेंजिंग भी कर रही हैं, तो हाँ ये पॉसिबल नहीं है। इवन मैं खुद ब्यूटिशियन हूँ, मैं डेली नहीं करती, क्योंकि नहीं आप उसे कैरी नहीं कर सकती, आपको अपनी स्किन टाइप का पता होता है। तो पहले तो मैं यही कहूँगी कि जितना आप ऑर्गेनिक तरीके से अपनी स्किन को हेल्दी रखें, अच्छा खाएं और ऑर्गेनिक चीज़ें लगाएं। जैसे बहुत सी टिप्स होती हैं, वो फिर टॉपिक एक बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाता है। जैसे दूध दही का इस्तेमाल करें और जो है उपटन लगाएं, लीमू लगाएं, टमाटर लगाएं, ये चीज़ें लगाएं। मैं एक टोटका बहुत ज़्यादा बताती हूँ अक्सर अपने क्लाइंट्स को। जी काज़मी साहब। जी, मगर नहीं, ये जैसे आपने कहा ना लीमू वगैरह ये सारी चीज़ें, देखिए इनका इफेक्ट स्ट्रेट अवे नहीं होता स्किन के ऊपर। अच्छा। ये वो चीज़ें कि खाने से इनका वो है, लेमन जो है विटामिन सी, राइट, इसका खाने पे इफेक्ट अच्छा आता है। ये जब कहते हैं कि जी हम ग्लिसरीन में लेमन डाल के लगा लें, इरिटेट कर सकते हैं उसको, सूट भी नहीं करता। कुछ लोग कहते हैं डार्क पैचेस हो तो उस पर लेमन लगाएं तो वो आपका जो है ना, वो डिपेंड करता है ना कि आपकी स्किन को लेमन सूट भी कर रहा है, जैसे हनी नहीं करता। डार्क पैचेस जो हैं ये तो एक डिजीज़ है बिल्कुल अलग, ये तो एक नॉर्मल जो हमारी मेडिसिन हैं वो तक उसको सही तरीके से ठीक नहीं कर सकते, तो एक लेमन ने उसको काम पर से करना है, राजा इरिटेट करके मजीद ख़राब कर सकता है। चलो, ये तो मतलब एक अलग ही पूरी गुफ्तगू है कि किसकी स्किन टाइप कैसी है। अच्छा, फिर जो ये जो नेल कटर्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं, ये जो ट्यूजर्स हैं, आईलैश कर्लर है और बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो कि हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इनको कैसे नीट करती हैं आप? क्योंकि ये भी स्टरलाइजर में चले जाते हैं। जो भी चीज़ लोहे की बनी हुई है वो आपके टूल्स वो स्टेरलाइज होंगे और प्रॉपर स्टेरलाइजेशन होगी उनकी। स्टेरलाइजेशन की मशीन में आप इनको जो मशीन होती है, पहले इनको डिसइंफेक्टर में हम लोग इन्हें डिप करेंगे, वो आपको 20% इसके इन्फेक्शन को ख़त्म करेगा। उसके बाद आप इसको प्रॉपर एक स्टेरलाइजेशन प्रोसेस होता है, ये उससे गुजरेंगे फिर ही ये जाके। अच्छा, अब जो ख़वातीन घर में जिनके पास स्टेरलाइजर नहीं है, वो बेचारी क्या करें? देखिए, उनके लिए तो बहुत ईजी है, बिकॉज उनके अपने टूल्स हैं उनके पर्सनल यूज़ के लिए, उन्हीं की स्किन पे लग रहे हैं। लेकिन फिर भी ये है कि वो उसको गर्म पानी में उसको थोड़ी देर डालें। डिसइंफेक्टेंट्स मिलते हैं डेंटिस्ट, जहाँ से आपको दांतों की जहाँ से आपको चीज़ें मिल जाती हैं, उधर से आपको डिसइंफेक्टेंट्स बहुत अच्छे से भी मिल जाएगा। नहीं, रेगुलर फार्मेसी से नहीं मिलेगा। ठीक है, जहाँ से आपको डेंटिस्ट जहाँ से अपनी चीज़ें लेते हैं वहाँ से एक डिसइंफेक्टर मिलता है, हम लोग वो यूज़ करते हैं। सही है। तो उससे मतलब डेली घर के डोमेस्टिक यूज़ के लिए तो वो बहुत महंगा होता है या बजट फ्रेंडली है? 1500 में भी, लेकिन वो चलता भी तो ज़्यादा होगा। हाँ, घर में तो बहुत चलेगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। अच्छा जी, तो मेकअप टूल्स की जहाँ पर हम बात करें, सब मैं चाहूँगी कि टूल्स हमारे पास कुछ पड़े हुए हैं, मेकअप ब्रशेज़ हैं। तो मेकअप ब्रशेज़ का इस्तेमाल तो हम कर लेते हैं, लेकिन सही हमें मेकअप ब्रश का नहीं पता होता कि कौन सा ब्रश किस चीज़ के लिए। एक तो वो हमें बताइएगा, और क्या कहते हैं प्रॉपर मेकअप करने के लिए किस तरह के जो है ना वो ब्रशेज़ इस्तेमाल करने चाहिए? रमशा, इस तरह से है कि पहले तो जैसे ये ब्रश है, मैं चाहती हूँ आप इस तरह से एक्सप्लेन कर दें। ये कॉन्टोर ब्रश है, लोगों को पता चले इससे कॉन्टोरिंग करते हैं, इससे क्या करते हैं? ओवर टू यू। मैं आपको बता देती हूँ रमशा। बिल्कुल, कुछ ब्रशेज और भी हैं। जी बिल्कुल। अब जैसे ये वाले ब्रशेज़ हैं, इससे आप कंटोर एंड ब्लश ऑन दोनों ही आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। ये वाला जो ब्रश है, ये क्योंकि इसका कट इस तरह से है, ये हो गया या ये हो गया, इनका कट इस तरह से है कि थोड़ा स्लांट है, ये आप इससे कंटोर बहुत अच्छा कर सकते हो, और सेकेंडली आप इसी को एज ए अपना मतलब ब्लश इससे अपना वो भी कर सकते हैं। ठीक है। ये वाला जो ब्रश है, इसको हम लोग नोज़ कंटोरिंग के लिए यूज़ करते हैं। ये थोड़ा साइज़ में छोटा है, इसमें आप बहुत ईजिली अपनी नोज़ की कंटोरिंग कर लेते हैं। ये भी स्लाइड कट में होता है? स्लाइड कट में होता है, लेकिन ये थोड़ा साइज़ छोटा है। अगर आप देखें, इतना बड़ा ब्रश आप अपनी नोज़ पर नहीं कर सकते, अगर आप इसके ऊपर पाउडर लोगे तो पूरे फेस पे स्प्रेड हो जाएगा। ठीक है। तो इसलिए इसकी सेंस नहीं बनती।
ठीक है। और इस तरह के जो ये इस किस्म के जो होते हैं ब्रशेस, उनका ये होता है कि लाइक आपने इधर जो शेप आपने अपने चीक्स को जो देनी होती है कि आपने ब्लश किया, कट जो बनाना कट आपने कट इजीली बना दिया, इस पे आप फाउंडेशन भी लगा सकते हैं, इस पे आप पाउडर भी लगा सकते हैं, ठीक है, जो आपको कैरी करना इजी हो, कि आप इजीली उसको हैंडल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, और इस तरह से इस ब्रश का भी यही होता है कि हम इसको भी हम एज ए कंसीलर एज ए फाउंडेशन लगाने के लिए भी ये वाला ब्रश इस्तेमाल कर सकते हैं। फाउंडेशन के लिए आजकल रमशा ज़्यादा तो ब्यूटी ब्लेंडर्स, ठीक है, बहुत इजी है, हर कोई घर में भी यूज़ कर सकता है। लिक्विड बेसिस बहुत अच्छी है मार्केट में। आपने ज़रा सा लिक्विड आपने उसको डिप किया पहले पानी में, उसको अच्छे से वो गीला हो गया आपका ब्यूटी ब्लेंडर, आपने बेस लगाई पूरे फेस पे, आपने उससे अच्छी तरह से ब्लेंड कर दिया। अच्छा, ज़्यादातर लोग ब्यूटी ब्लेंडर उठाते हैं और उसी में बेस लगा इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। एक तो वो भी कितना कंटेमिनेटेड हो जाता है, आपने बात कर दी तो मुझे याद आ गया, धोते नहीं है उसको, हफ्तों वो ऐसे ही पड़ा रहता है बेस लगाने के बाद, और उसमें पता नहीं कितने जरासीम आ जाते हैं। एग्जैक्टली। और दूसरी बात ये कि क्या हमेशा थोड़ा लाइट गीला करके लगाएं, क्योंकि ये तो बात मैं भी पूछ रही हूँ कि हम लिक्विड बेसिस को क्योंकि गीला नहीं करते ना, तो खराब नहीं हो जाती होगी बेस? मैं तो ड्राई इस्तेमाल करती हूँ। आपका ब्यूटी ब्लेंडर आप ड्राई इस्तेमाल वैसे मैं तो प्रेफर करती हूँ कि ब्रश से ही बेस बना लें, लेकिन नहीं, आपने तो गीला करके लगाएं। एग्जैक्टली, पूरा गीला। एक तो आपने जो बात की है कि उसके अंदर बेस होती है वो जरासीम हो जाते हैं, उसका बेस्ट तरीका ये है, आपने उसको लिया, डिटॉल लिया, आपने उसमें हैंड वॉश या कोई भी शैम्पू एक बाउल में डाला, आपने उसमें गरम पानी डाला, उसको मज़ीद माइक्रोवेव में आपने अपना ब्यूटी ब्लेंडर उस बाउल के अंदर रख दिया। सही। उसको आपने 5 मिनट वो चलता रहा, उसके बाद आपने उसको अच्छे से निचोड़ लेना है, उसका सारा कुछ 2-3 दफ़ा बेशक आपको ये प्रोसेस रिपीट करना पड़ेगा। ठीक है डॉक्टर साहब, अगर हम ये जिस तरह की बेसिस हमारे मुंह पे लगी रहती हैं, जो ख़राब बेस हम मुंह पे लगा लें, तो उसकी वजह से भी जो स्किन में स्कार्स पड़ जाते हैं, डार्कनेस आ जाती है, डलनेस आ जाती है, और उसके अलावा क्या कॉजेज हो सकते हैं? जी, उसमें मैं बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगा, जिन बच्चियों ने कभी मेकअप नहीं किए, कई होते हैं घरों में नहीं इतना ज़्यादा किया जाता, और जब शादी आती है तो फर्स्ट टाइम वो पार्लर पे जाती हैं कराने के लिए, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि जिस दिन सुबह उन्होंने, रात शादी है और सुबह उन्होंने मेकअप कराया अपना जाके, वहाँ एलर्जिक रिएक्शन आ गया उनको। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। किसी को भी कभी कोई एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। अगर जैसा हम कह रही हैं कि इस तरह की कोई चीज़ एलर्जी हो जाए, तो फिर तो उसके लिए हमें बहुत इंजेक्टेबल्स भी देने पड़ते हैं उनको ठीक करने के लिए, जो बहुत ज़रूरी है। इसलिए एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। कम से कम ये इन चीज़ों का इस्तेमाल करें, क्योंकि जितनी आप देखें, जितनी थिक बेसिस हैं, जितना सारा दिन, स्पेशली आप लोग जो इसमें आते हैं मीडिया में, सारा दिन मेकअप्स के अंदर रहना पड़ता है, उसमें होता है कि आपकी नेचुरली एक स्किन की हाइड्रेशन ख़त्म हो जाती है उसमें। तो वेरी इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगा, रात का टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब अपने जाके मेकअप्स उतारने हैं तो हाइड्रेट करें स्किन को। हाइड्रेशन कैसे होती है? विद सम गुड एलोवेरा क्रीम्स लगाएं, उसके ऊपर आप हाइड्रेशन करें, मॉइस्चराइजर्स, एमोलिएंट्स लगाएं, ताकि हाइड्रेशन दोबारा आए स्किन में। सारा दिन का वो जो बंद किया होता है स्किन के ऊपर, तो वो। और अब तो इतने अच्छे हाइड्रेटिंग मास्क आ गए कि आप जो उनको पैकेट में से निकालें, लगाएं और जी उनको हटा दें, तो ओवरनाइट मास्क, शीट मास्क आ गए, ओवरनाइट मास्क आ गए। ये भी एक अलग टॉपिक है, वैसे हम करेंगे सबा किसी दिन। तो जनाब, क्योंकि यहाँ पे वक्त ही खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया सबा। और आप इन टूल्स का इस्तेमाल ज़रूर करें, मेकअप का इस्तेमाल ज़रूर करें, लेकिन अपनी स्किन का ख्याल रखें और इन टूल्स से प्यार करें, इनका ख्याल रखें, इनको साफ सुथरा रखें, तो ये आपसे प्यार करेंगे। ठीक है, तो जनाब आपने अब अपनी केयर करनी है, इनकी भी केयर करनी है। वेलकम बैक। तो जनाब, जब सुबह सवेरे नींद से उठते हैं पहली फुर्सत में, तो आजकल तो मसला ये कि सबसे पहले हम अपना मोबाइल ढूंढते हैं कि कहाँ, या अलार्म ढूंढते हैं कि इसे तो बंद करो और जना स्नूज़ पे लगाओ, 5-7 मिनट और सोने की मिल जाए। मैं तो कम से कम ऐसे ही करती हूँ, लेकिन बहुत सारी हमारी हैबिट्स ऐसी हैं जो कहते हैं ना कि उठने के बाद 3 मिनट जो है ना वो खासे इंपॉर्टेंट होते हैं और आपकी हेल्थ के लिए। तो किस तरह से उठना चाहिए, उठते ही क्या करना चाहिए? हम लेट हो रहे होते हैं, अक्सर हैसल में होते हैं। जी जनाब, जैसी आँख खुली बिस्तर से टक करके उठे और डायरेक्ट वॉशरूम में जाके शावर खोला, ठंडा ठंडा पानी आ रहा है, या गर्मियों में सर्दियों में बहुत ज़्यादा गर्म पानी आ रहा है और जाके शावर ले लिया, तो हमारी बॉडी टेम्परेचर मेंटेन होने में, गरम गरम सी रज़ाई से हम निकल रहे होते हैं, तो उसको कितना टाइम लगता है, कैसे हमें जो है ना उठना चाहिए, और वो हमारी हेल्थ को कितना जो है मुतासर कर सकता है, तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ आपसे कराती चलूँ। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर अयूब बेग साहब, जो कि जनरल फिजिशियन हैं, और साथ साथ हमें शाहिद रज़ा साहब ज्वाइन कर रहे हैं, फिटनेस एक्सपर्ट हैं, और
डॉक्टर आयशा हमारे साथ मौजूद हैं जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं। तो हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे डॉक्टर साहब आपसे कि मेरे जैसा बंदा जो जनाब लेट उठने का आदी हो और उसे फौरी तौर पर उठना पड़े, तो मेरी कोशिश होती है बंद करूँ और जनाब भाग जाऊँ जल्दी से वॉशरूम में ताकि फटाफट अपना टाइम सेव करूँ। ये बिल्कुल सही तरीका है, कर सकते हैं ऐसा ही जो है थोड़ा सा अपनी बॉडी को रिलैक्स करना चाहिए पहले? देखिए सुबह उठने का ताल्लुक मेरा ख्याल है रात सोने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सही कि हम अगर लेट नाइट देर से सोएंगे तो सुबह जो हमारा ऑफिस जाना है, स्कूल या कॉलेज जाना है, जो भी हमारा निज़ाम है उसमें प्रॉब्लम होगी हमें। तो अब फ़ौरन जैसे ही आप जिस तरह आपने कहा, बिल्कुल ठीक बात की आपने कि जैसे एकदम रज़ाई से निकल के वॉशरूम बजना, फ़ौरन ही बात लेना, ये मुनासिब अमल नहीं है। इंसान की जो बॉडी का टेम्परेचर आजकल काफ़ी फ़र्क चल रहा है। जो बाहर का टेम्परेचर है और जिस तरह हम सोए होते हैं, हमारा जो गर्म कपड़ों के अंदर टेम्परेचर डिफरेंस होता है, तो इस तरह जाके एकदम टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो हमें नुकसान देता है, हमारे जिस्म को नुकसान देता है, एलर्जी है और दूसरे मसाइल हमारे जिस्म में पैदा हो सकते हैं। तो उसमें थोड़ी देर इंसान को बेहतर ये है कि एकदम बजाय उठ के भागने के थोड़ी देर इंसान अपने आप को माहौल के बाहर के मुताबिक अपना टेम्परेचर को उसके मुताबिक बनाएं। सही है कि एकदम रज़ाई से निकल के वॉशरूम कम से कम पानी के नीचे ना जाए इंसान, थोड़ा सा अपने आप को बल्कि निकल के हल्की सी एक्सरसाइज, हल्की सी वो इस तरह की वो कर ले ताकि इंसान जो है ना वो टेम्परेचर के जो बाहर का टेम्परेचर है अपना और जिस तरह वो जिस गर्म कपड़ों में या गर्म रज़ाई में सोया था उसके बराबर उस आ जाए। सही है। अच्छा, ये जो बात हम करते हैं शायद कि उठते ही 3-4 मिनट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि एक तो ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल होनी होती है, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया बॉडी टेम्परेचर मेंटेन होना होता है। तो उठते ही आपने फिजिकल एक्टिविटी में अगर बॉडी को डाल दिया, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पड़े रहें जी अभी तो आधा घंटा में लेटा हो, दिल तो बड़ा चाहता है आजकल बिस्तर में जैसा मौसम है, लेकिन उठे पहले बैठा जाए, थोड़ा 1-2 मिनट दिया जाए अपनी बॉडी को रेगुलेट होने में, उसकी ब्लड सर्कुलेशन को नॉर्मल होने में, क्या करना चाहिए? अच्छा, इस पे सबसे पहली बात यह है कि हमें ये जो बॉडी जो नज़र आ रही है ना, ये कंटेनर है वाटर का, ठीक है, इसमें 75% जो पानी है। सबसे बेस्ट ये है कि जब आप उठते हैं आप अपनी हैबिट बना लें कि आपने उठते ही ना आपने पानी पीना है। सही, ऑनेस्टली आप जो ना निहार मुँह कहते हैं ना, पानी ब्रश से पहले आप पानी पिए, कम से कम 1 गिलास तो पिए, 2-3 गिलास। अच्छा, पानी जो है ना आप फ़ौरन ना पी जाएँ, आप पानी को जो है ना छोटे छोटे सिप जो हैं, अपनी ये हैबिट जो है ना आप इसको अडॉप्ट करें। आपकी लाइफ के बहुत सारे मसले मसाइल जिसमें ब्लड प्रेशर, आपका कॉन्स्टिपेशन का और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स वगैरह जो होते हैं, आपको ब्रश करने से पहले ही पी ले, तो जर्म्स वगैरह तो देखें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें अल्लाह की तरफ से, ये डॉक्टर साहब तो बेहतर समझते हैं, लेकिन हम जो जिम एक्सपर्ट जो हैं, हम एट द सेम टाइम हम फिटनेस एक्सपर्ट भी होते हैं, न्यूट्रिशन भी होते हैं, फिजिशियन भी होते हैं। तो हर तरह का बंदा जो है ना जिम में आता है, उसको उसके हिसाब से बताना पड़ता है और उससे पहले जो है ना स्टडी करना पड़ता है। लेकिन ये जो चीज़ है ना, ये पानी वाली जो है, एक बात याद रखिएगा, पानी आपको कभी नुकसान नहीं देता और सुबह उठते ही आप पूरा दिन जो है ना आपकी बॉडी जो है वो डिहाइड्रेट नहीं होती। ठीक है, आपकी लाइफ में जो है ना इस चीज़ को फॉलो करें, आफ्टर 30 डेज यू विल गेट सम चेंजेस इन योर बॉडी। आपको फील होगा कि मेरी ज़िंदगी में चेंज आ रही है, आपकी जो स्किन जो है ये ग्लो करेगी। सही, ठीक है, ये पानी के इतने फ़ायदे हैं। अच्छा, जब आप पानी पी रहे होते हैं तो आपको 3-4 मिनट वैसे ही मिल जाते हैं। आप बैठे हैं बेड के ऊपर, रिलैक्स कर लिया आपने, करके पानी का गिलास रखा आपने, पी के आप थोड़ा सा ना बॉडी को, अच्छा हम देखते थे पुरानी मूवीज़ में हीरोइन उठी है, उसने उठते ही ना उसने अंगड़ाई ली है। जी बिल्कुल, ठीक है, वो अंगड़ाई नहीं होती, वो बॉडी स्ट्रेच कर रही होती है। ये अभी अब हमें जाकर ना ये चीज़ें जो है ये होती है अवेयरनेस। आप बॉडी को स्ट्रेच करें, आप थोड़ा सा जो ना यूँ करें, अपने आर्म्स बेंड कर लें और स्ट्रेच करें थोड़ा सा। अच्छा, आप करेंगे तो आपके इसके बेनिफिट्स हैं, आपकी जो बॉडी जो है ना वो रिलैक्स होगी, आपकी बॉडी आपको खुद कहेगी कि हाँ अब मैं चलने फिरने के काबिल हूँ। और मेरे ख्याल से अगर आप स्ट्रेच करते हैं अपने को, आपको या बैंड करते हैं अपने आर्म्स को, तो थोड़ी एनर्जी भी आ जाती है। वो जो सुस्ती वाला एक सुबह सुबह मोड होता है ना कि अभी उठ रहे हैं ऐसे चलते चलते, बिलीव जो है ना स्ट्रेचिंग जो है, हाँ जी, हम स्ट्रेचिंग का हम यानी कि अलग से हम चार्ज करते हैं।
स्ट्रेचिंग इटसेल्फ जो है ना एक प्रॉपर ये एक टॉपिक है और ये एक हम इसका जो है ना तो ये यानी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप सुबह अपनी बॉडी को टोन करना है आपने उठने से पहले। अच्छा आयशा, अगर आपसे बात करें तो एक तो पानी की बात जैसे की है, पानी कितना इंपॉर्टेंट होगा, सुबह आपने पिया, पानी पी के अगर आप उठें, फिर बहुत सारे लोग होते हैं जनाब के, या कुछ लोग तो बिल्कुल ही नाश्ता नहीं करते हैं या कुछ लोग इतना ज़्यादा खा लेते हैं, तो क्या रूटीन होना चाहिए सुबह में? पहले तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात है जैसे कि अभी शाहिद ऑल्सो सेड कि पानी ज़रूरी है पीना, लेकिन हम लोगों की जो आजकल लाइफस्टाइल हम लोगों ने अडॉप्ट कर लिया, इट हैज़ बिकम सो इरेगुलर कि हमें ख़ुद भी नहीं पता होता कि अगले दिन हमने क्या करना है, अगले मिनट का नहीं पता होता, अगला दिन दूर की बात है। इसी चक्कर में हम अपना पूरा दिन जैसे कि रात में जागे, सुबह पूरा दिन सोए, जो लोग वर्किंग नहीं हैं या इवन जो लोग वर्किंग भी हैं वो अपनी जो फूड गैप हमारा 8 घंटे सोए, 6 घंटे सोए या 5 घंटे भी सोए, इसके बाद जो फूड गैप है वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि आपका स्टमक एसिडिक होता है ऑलरेडी, बिकॉज इट प्रोड्यूसेस एसिड ना, पूरी रात फूड गैप के बाद कुछ खाया पिया नहीं, सोए आप और अपने केमिकल इम्बैलेंसेस हो रहे होते हैं जो आपके ऑलरेडी बॉडी में। अब उसके बाद सुबह उठते ही विदिन 1 से 1.5 घंटा आपका कुछ भी खाना पीना बहुत ज़रूरी है। सही है। अब उसके पैटर्न पर डिपेंड करता है कि क्या खाना पीना ज़रूरी है और किस ऑर्डर में खाना पीना ज़रूरी है। जैसे अब कुछ लोग बल्कि बहुत सारे लोग उठते ही कैफीन इनटेक बहुत रेगुलर, चाय कॉफ़ी वगैरह या जैसे सिगरेट ले लेना या अगर आप अदरवाइज़ भी देखें तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। कैफीन अदरवाइज़ भी आपके स्टमक पे जाके इसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, देखें नथिंग हैपन्स ओवरनाइट। सही है। आई ऑलवेज से दिस थिंग कि चाहे वो ओबेसिटी है, चाहे वो कोई और चीज़ है, वो एक दिन आप ना मोटे हो जाते हैं ना पतले हो जाते हैं। अच्छा ज़रा एक कॉलर शामिल कर लूँ, ये वाला जो पॉइंट है ना कैफीन वाला, कि हम उठते ही चाय कॉफ़ी का मग ले लिया, निहार मुँह, अभी कुछ मुँह में डाला नहीं, ना ब्रेड ना अंडा, कुछ भी नहीं, जो भी आप नाश्ते में सीरियल XYZ और जी कर लो। और एक आलमी मसला हमारे मर्द हजरात के साथ ये कि जनाब उठे, बेड पे सिगरेट जलाए, वॉशरूम भाग गए, तो जनाब वो सबसे पहले जनाब सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं। ये कितना हार्मफुल होता है आपकी बॉडी के लिए। राबिया एक हमारे साथ कॉलर है। हेलो राबिया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या सवाल है राबिया आपका? अरे सुबह उठने तो बहुत सुस्ती सी महसूस होती है। जी हाँ जी। सुस्ती कैसे भगाएं? ठीक है, राबिया को सुस्ती महसूस थी, कैसे भगाएं? साबिर एक कॉलर हमारे साथ हैं। जी साबिर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी साबिर, क्या सवाल करेंगे? सवाल ये है जी, रात सोते हैं ना, जब सुबह उठते हैं ना, मुंह से बदबू बहुत ज्यादा आती है। ठीक है, इसका हल को बता दें। ठीक है, अली एजाज कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम अली एजाज। सिस्टर, जो मेरे मैदे का मसला है ना, ऐसे लगता है कि कैसे गले में सांस रुक जाती है और पेट में जलन सी महसूस होती है। ठीक है, तो ये मुझे थोड़ा सा आइडिया बता दें कि ये क्या तरीका कार है, इसका क्या हल करना चाहिए। ठीक है, जवाब देते हैं। सबसे पहले राबिया की सुस्ती कैसे भगाएं? शाहिद। वर्कआउट। ठीक, क्या करें सबसे पहले उठ के? आपको जो है ना मीन कि आप वॉशरूम से पानी शानी पी के वॉशरूम से आप फारिग हो गए हैं, आपको ये अच्छा ये सारी बात है माइंडसेट की, एटीट्यूड, आप कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं। और डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात बोली है कि ये एक दिन की बात नहीं है, ओवरनाइट कुछ भी नहीं होता। अगर आपने ट्रैक पे आना है, आपने डिसिप्लिन लेके आना है, तो वो एक दिन में नहीं होगा। आपको एवरी डे यू हैव टू फॉलो द सेम रूटीन, आपको वो करना पड़ेगा। सही है। उसके लिए कुछ वर्कआउट है, इसका हम बाद में जो थोड़ा सा बताएंगे व्यूअर्स को कि किस तरह से उठ के जो ना। चले बस फिर ये आपने वर्कआउट बताना है तो राबिया आपने साथ रहना है शो में, आज शाहिद अभी बताएंगे। दूसरी सवाल ये था कि एक तो मुंह के से बदबू बहुत ज़्यादा आती है, उठते कुछ लोग ब्रश कर लेते हैं उसके बावजूद भी आती रहती है, यानी नाश्ता करने से पहले तक, तो उनका एक मसला पहले तो बता दें डॉक्टर साहब। जी, उसका ताल्लुक आमतौर पर जो है ना वो मैदे की बीमारी होती है जिसे हम गर्ड कहते हैं, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज़, कि आपका जो मैदे के जो तेज़ाब है वो ग़िज़ा के नाले में ऊपर आ जाता है। सही है। तो ऐसे लोगों को वही बात फिर वहीं आ गई, इसका ताल्लुक कैफ़ीन से बहुत ज़्यादा है। हमारे लोगों में ये बड़ी बुरी आदत है, एक तो जो आपने बात की ना कि सुबह उठते ही एक कप चाय पीते, तो एक तो वो इनका इस्तेमाल बंद कर दें, और दूसरा जो है ना वो जो बात अभी हो रही थी ना सुबह के खाली पेट अगर आप पानी पिए तो जरासीम जम अंदर चले जाएंगे। उस सुबह खाली पेट या बगैर कुल्ली के पानी पीने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये कि रात को सोने से पहले जो है ना आप माउथ वाश या एटलीस्ट कम अज़ कम आप कुल्ली करके सो जाए ना, तो आपको ये मसला दरपेश नहीं आएगा। तो जिनके मुँह से बदबू आ रही है, एक तो वो कैफ़ीन और इस तरह के सॉफ्ट ड्रिंक का इस्तेमाल ख़ास तौर पर शाम के वक्त बिल्कुल ना करें, और
पानी पी और दूसरा जो है ना कुल्ली करके रात सोने से पहले जो है ना या तो ब्रश कर लें, ब्रश नहीं कर सकते तो कम से कम माउथ वॉश है ना उसकी कुल्ली करके सोएं तो इंशाल्लाह उम्मीद है। ठीक है। और एक और सवाल ये था कि सांस का इनको मसला है, पेट में जलन होती है, मैदे में प्रॉब्लम है। बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि जो गर्ड बीमारी होती है जिसमें तेज़ाब आपका मैदे से ग़िज़ा की नाली में आता है तो उसका कुछ हिस्सा सांस की नाली में भी चला जाता है और उससे फिर जो है ना सांस की तकलीफ भी हो सकती है। तो जो इन्होंने अलामात बताई हैं मेरा ख्याल है इसका ताल्लुक गर्ड से ही है। तो इसके अलावा कुछ अद्वियात भी होती हैं तेज़ाबियत कम करने की, लेकिन ये अपने खुराक में दही का इस्तेमाल बढ़ाएं और दूध का इस्तेमाल बढ़ाएं और ऐसी अशिया का इस्तेमाल क्या खाना चाहिए ऐसे लोगों को जो सुबह सुबह कहते हैं यार नाश्ता मेरे से नहीं किया जाता, मैं इतना जो ना मुझे बहुत हैवी फील हो रहा है, जलन हो रही है सीने में, मैं नाश्ता नहीं कर सकता। जैसे भी डॉक्टर साहब कह रहे हैं ना कि गर्ड में या इस तरह की मैदे के लिए इटसेल्फ दही बहुत अच्छा है, प्रोबायोटिक्स की वजह से ये एक अच्छा बैक्टीरिया पाया जाता है दही के अंदर या बाकी और भी कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर जो कि हमारी जीआई ट्रैक के लिए, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के लिए बहुत ज़रूरी है, जो कि ऑलरेडी अंदर मौजूद होता है। उसको मज़ीद प्रमोट करने के लिए, आपकी डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए ज़रूरी है। हाजमे से बहुत ताल्लुक है हमारे सुबह की खाने का, नाश्ते का और सारे उसमें। अब आप मेटाबॉलिज्म देखें कि अगर ये अच्छा नहीं होगा तो आपके आधे से ज़्यादा मसले सिर्फ इस वजह से हैं कि आपका मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है, डाइजेशन ठीक नहीं है, निज़ाम हाज़म ठीक नहीं है, आपको खाया पिया हज़म नहीं होता, या तो आप बहुत ज़्यादा एक्टिव है यानी कि बहुत ज़्यादा आपका डाइजेशन बहुत ज़्यादा एक्टिव। एक बात और मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि हमारी अपनी रूटीन में एक बहुत बड़ा मसला है कि हम लोग रात को ना अच्छा खूब पेट भर के खा के सोते हैं और सुबह नाश्ता नहीं करते हैं। हम कहते हैं कि हम बहुत बड़ा खाना खाने का रिवाज भी बहुत लेट हो गया। पहले जनाब 7 बजे मैक्सिमम तो लोग खाना खा लिया करते थे और फिर 10-11 बजे, क्योंकि अब ऑलरेडी इतना ट्रेंड चेंज हो गया तो खाना कोई 10-11 बजे होता है। अगर आप अच्छी सेहत चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप रात को खाना या तो शाम 7 बजे तक खा लें या रात का खाना छोड़ दें। आप जितना रात का कम खाना खाएंगे और सुबह का नाश्ता ज़्यादा करेंगे उतना ही आपकी सेहत उसमें चीज़ मैं ये ऐड करना चाहूँगी कि इसको रिवर्स कर दें कि रात को जो बहुत ज़्यादा खाया जा रहा है तकरीबन 400 से 500 किलो कैलोरीज आपकी नाश्ते में होनी चाहिए। ब्रेकफास्ट को आप बिल्कुल हल्का फुल्का, जैसे स्नैकिंग हम करते हैं, अब हम लोग क्या करते हैं कि हम स्नैकिंग वगैरह इतनी हैवी होती है, 3 मील्स तो हमारे फिर मतलब वो तो फिर एक अलग ही वो मामला है। नाश्ते में एक जो चीज़ ऐड करने वाली है, एक प्रोटीन पैक आपका नाश्ता होना चाहिए जिसमें अंडा आप अपनी डाइट में कम से कम हफ्ते में 3 से 4 बार आपका अंडा लाजिम होना चाहिए। जो कोलेस्ट्रॉल इन एनी फॉर्म बट ट्राई हैविंग अ बॉइल्ड एग, ठीक है, क्योंकि अगेन हम फ्राइड एग हमारा इतना होता है कि वो डीप फ्राई, हर चीज़ हमारी डीप फ्राइड है ना, एक आधे चम्मच से तो हमारा गुजारा ही नहीं है, चाहे वो हांडी हो, चाहे वो सालन हो, वो अंडा हो या कोई और चीज़ हो। तो एक अंडा बॉइल्ड फॉर्म में डेली भी खाया जा सकता है एक नॉर्मल इंसान के लिए। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल का इशू है तो इसमें HDL है, LDL नहीं है, यानी अच्छा कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। तो जो कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स है स्टिल, क्योंकि HDL भी हमने बहुत ज़्यादा नहीं करना, तो हम क्या कर सकते हैं कि योक निकाल दें और आप सिर्फ सफ़ेदी का इस्तेमाल करें। अस्सलामुअलैकुम मरियम। वालेकुम सलाम। जी मरियम, क्या सवाल है आपका? हाँ जी मैम, बात है कि जब से ये विंटर स्टार्ट हुआ है मेरे बाजू में पेन बहुत ज़्यादा है, राइट वाले बाजू में, और जो है ना ठीक ही नहीं हो रही। मैंने काफ़ी पेन किलर्स खाई हैं जैसे सनफ्लेक्स वगैरह वगैरह, लेकिन नहीं ठीक हो रही। ठीक है, जो है ना वो मुसलसल जो है ना वो बढ़ती जा रही है। और चले ठीक है, आपके सवाल का जवाब देते हैं। एक और कॉलर है हमारे साथ, सिद्रा। अस्सलाम वालेकुम। जी सिद्रा, सवाल कीजिए। जी मैं एक आखिरी सवाल करना था कि मैं ऑपरेशन के बाद मेरे पेट बहुत बढ़ गया है। ठीक है, मेरे बेबी ऑपरेशन के बाद मेरा पेट जो है ऐसे वैसे फूल गया। चलें ठीक है, सवाल का जवाब लेते हैं। एक और कॉलर है आसिफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आसिफ, क्या सवाल है आपका? मैडम मेरा सवाल है डॉक्टर साहब से ये है कि मैं सोते वक्त ना खराटे बहुत आते हैं। ठीक है, सही है, सांस फूलती है और खराटे आते हैं। ठीक है, आपके सवाल का जवाब दें। राबिया कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम राबिया। वालेकुम सलाम। जी राबिया, सवाल कीजिए। हेलो जी राबिया, सवाल पूछिए। हम आपका शो देख रहे हैं। सवाल क्या करना चाहती हैं राबिया? थैंक यू। हेलो, शुक्रिया। चले, राबिया ने बताना था कि वो भी हमारे शो का हिस्सा। थैंक यू राबिया। सबसे पहले मरियम ने सवाल किया, उनके शोल्डर पेन है, तो गलत सोने की वजह से हो जाता है या विंटर्स की वजह से हो रहा है या कोई और उनको प्रॉब्लम है?
क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी? ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि वो सोने का जो ना पोस्चर जो है सर्दियों में ज़्यादा है उनको, लेकिन कह रही है सर्दियों में देखें, सर्दियों में जो ना वैसे भी जो ना इस वो वाली पेन जिनका हमें मीन के आइडिया नहीं होता पूरा साल, लेकिन जैसे ही विंटर आता है तो वो सारी हमारी जो ना पेन हैं वो निकल आती हैं। वो जिस तरह से एक मेडिकली वो है, हवा का दबाव जो है वो बढ़ जाता है, ज़्यादा हो जाता है, आपके जो जॉइंट्स हैं वो अलाइनमेंट से थोड़ा सा हट जाते हैं, आपके जो मसल्स वगैरह जो हैं वो डिस्पर्स हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा होता है। तो उसके लिए होता है कि आप ना अपने आप को वार्म अप रखें। ठीक है, आप बैठे हुए हैं थोड़ा सा, जिस तरह से अब ये लेडियाँ घर पे होती हैं तो थोड़ा सा ना इस तरह की एक्सरसाइज वगैरह जो ना बैठे बैठे ऐसे ही करते रहा करें, ठीक है। तो इससे जो ना इनको काफ़ी ज़्यादा, अगर फिर भी आराम नहीं आता तो फिर उसमें बेहतर ये है कि किसी डॉक्टर से ये कंसल्ट कर रहे हैं। सही, शोल्डर मूवमेंट अपनी बढ़ाएं। एक और सवाल आया जनाब कि पेट कैसे कम कर सकते हैं, उनका सी सेक्शन हुआ है, सिद्रा ने सवाल किया डॉक्टर साहब जी। उसमें काफ़ी लंबा मौजू है, क्विकली उनको कोई टिप बता दें। मैं आयशा से भी पूछूंगी कि डाइट से कंट्रोल हो जाए शायद। हाँ जी, उसमें यह है कि मसल्स जो होते हैं ना ऑपरेशन के बाद वो हो जाते हैं कमज़ोर, जो पेट के मसल होते हैं। दूसरा हमारे यहाँ ये है, तसव्वुर ये होता है कि ऑपरेशन हो गया तो उसको तो हिलने नहीं देना बेड से, बस हिल जाएगी तो कोई प्रॉब्लम हो जाएगा, मसला हो जाएगा। तो वो बात वही बुज़ुर्गों का जो एक कॉल है कि हरकत में बरकत है, तो वो उस पर अमल करें अपना। बेशक ऑपरेशन के बाद कुछ एहतियात होती हैं कि सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी उन्होंने और वज़न नहीं उठाना, ऐसा काम ना करें, लेकिन सिंपल वॉक वो कर सकती हैं, लिहाजा वो अपनी वॉक जारी रखें। और हमारे यहाँ ये होता है कि ऑपरेशन के बाद जो है ना कैलोरीज़ का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो वही बात जो अभी आयशा ने की थी कि आप उसमें प्रोटीन तो बढ़ाएं लेकिन उसमें कार्बोहाइड्रेट और फैट ना बढ़ाएं। ठीक है, तो इससे इंशाल्लाह आयशा आप क्या बताती हैं? मॉडरेट अमाउंट में, चाहे वो इनका सवाल हो या अदरवाइज भी पेट बढ़े हुए का आजकल बड़ा मसला है। ओबेसिटी में जब बात आती है तो पेट का लोअर एब्डोमेन या एब्डोमिनल पार्ट आपका ज़्यादा बढ़ता है। उसमें एक तो एक्सरसाइज का एलिमेंट हमारे यहाँ पे कम है कि हम डाइटिंग कर भी रहे हैं ना, लाइक फाके कर रहे हैं, सब कुछ वजन तो कम हो जाएगा, लेकिन वो दोबारा गेन करने की वजह ये कि फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती कोई। तो तकरीबन 40 से 50 मिनट डेली आप अपनी वॉक को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, लाजिम है। वॉक करने से नहीं कर सकते पेट कम, डेफिनेटली ना ब्लड सर्कुलेशन ठीक हुई। जैसे भी मसल्स की बात है, ये बहुत लंबी बहस है, लंबी एक वो है उसमें, क्योंकि कैलोरीज बहुत ज़्यादा की जाती हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही कि जी कंसीव कर लिया खातून ने, वो बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर दिया, जबकि पहले ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल, सेकेंड ट्राइमेस्टर से ऑनवर्ड्स थर्ड ट्राइमेस्टर तक, यानी चौथे महीने से जाके आपको 300-250 किलो कैलोरीज बढ़ाने की ज़रूरत होती है। और हम लोग एकदम से हज़ार किलो कैलोरीज बढ़ा देते हैं, पंजीरी खा रहे हैं, फलानी चीज़ खा रहे हैं, बहुत कुछ चल रहा है ना हमारे यहाँ पे। आप ज़रूर खाएं, देसी खाएं, रॉ खाएं, ऑर्गेनिक खाएं, ज़रूर खाएं, लेकिन मॉडरेट अमाउंट में रह के खाएं, क्योंकि एक हद तक चीज़ें असर करती हैं, लेकिन उसके बाद उनका जो साइड इफेक्ट है, चाहे वो बहुत अच्छी तरफ भी जा सकता है, वो बहुत बुरी तरफ भी। अच्छा, स्नोरिंग का प्रॉब्लम है, आसिफ ने बताया खर्राटे आते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा नींद में। बात फिर वही आती है, उनको जो खराटे आते हैं इसका आम तौर पे ताल्लुक़ होता है हमारे गर्दन जो है इसकी मोटाई से, कॉलर का साइज़ क्या है उनका। जो लोग मोटे लोग होते हैं उनकी गर्दन मोटी होती है। सोते हुए जब हमारी बॉडी रिलैक्स करती है, मसल रिलैक्स करते हैं, तो होता ही है कि हमारी सांस की नाली जो है ना ये बंद हो जाती है, घुट जाती है। ठीक है, इसकी वजह से खराटे आते हैं, नींद भी मुनासिब नहीं आती है। तो उन्हें ज़रूरी है सोते हुए एक ना तकिया ज़रा ऊपर रख के सोएं, इस तरह रखें कि सर ऊपर है, और दूसरा वही है अपना ना वेट और जो गर्दन की मोटाई एंगल्स जो है ना वो बड़े ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका शोल्डर पेन जो है, बाकी जो आपको ये वाली प्रॉब्लम्स ये हल हो जाएंगी। शायद मैं चाहूँगी क्विकली एक दो आप एक्सरसाइज बता दें, थोड़ा सा वक्त हमारे पास रह गया, कि स्ट्रेचिंग किस तरह से करें और बेड पर आपको क्या जो है वो करना चाहिए और उठते साथ ही आप क्या कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये कि टाइम शॉर्ट है, तो ये वो लोग जो है ना जो जिम नहीं जा सकते, ये उनके लिए है। ठीक है, ठीक है। सुबह जो उठते हैं, बेड से उठ के आप आ गए हैं, आप रिलैक्स हो गए हैं, तो आप सबसे पहले जो है ना आप एयर स्क्वाट जो है, ठीक है, हाफ जो है उठना है और बैठना है आपने। ये आप 10 टाइम जो है ना ये कीजिए, इससे आपकी जो ना लेग जो है 10 टाइम्स कर लें, 10 टाइम्स, इससे आपकी जो लेग जो है ये स्ट्रांग होंगी और आप पूरा दिन जो है ना आप एनर्जेटिक आप रहेंगे। अच्छा, ये जो ना आपने 10 टाइम जो है आपने करना है 3 दफ़ा 3 सेट लगाने हैं आपने, यानी टोटल ये 30 हो जाएंगे। ठीक है, टोटल जो है ना ये 30 हो जाएंगे। सही है, ठीक है। उसके बाद अच्छा, ये अब जब डेली रूटीन में आप आ जाएंगे तो आप फील करेंगे कि आफ्टर 1 मंथ आपकी बॉडी में जो ना बड़ी ज़बरदस्त चेंजेस जो है ना वो आ रही हैं। ठीक है, आप बड़ा अच्छा फील कर रहे हैं, अपने आपको बड़ा एनर्जेटिक जो है ना फील कर रहे हैं। तो इसके साथ मैं एक एक्सरसाइज जो है मैं जब भी आए इस शो में मैंने हमेशा रिकमेंड किया है कि पुशअप्स। सही है, ये बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइज है। आप पुशअप जो हैं वो इसको इस तरह से आपने बाजू पे आना है,
और अपने जो गर्दन जो है सारे जो है इसके ऊपर कर लेना है। ठीक है, कितने पुशअप्स लगाएं शाहिद? ये थोड़ा सा जरा ये मुश्किल चीज़ है, जितने आप कर सकते हैं आसानी से, सही है, जितने हो सकते हैं आप शुरुआत करें। 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता आपका जो स्टेमिना जो है वो बिल्डअप होगा। आप सिर्फ ये 2 एक्सरसाइजेस आप डेली कर लें, आप 1 महीने के बाद यकीन करें आप खुद जो है ना कॉल करके बताएंगे लोग कि अच्छा, बहुत सारी ख़वातीन से पुशअप्स नहीं लगाए जाते, वो क्या करें हम? अच्छा, उसका एक और तरीका ये है, जो थोड़ा सा जिनका जो ना वेट ज़्यादा है जी। वो इस तरह से कर सकती हैं। ठीक है, तो इस तरह से ना वो उनके एक सपोर्ट जो है ना हो जाती है, लेकिन इससे बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, ये काफ़ी अच्छी है, ये आपके आर्म्स के लिए, आपके शोल्डर्स के लिए, आपकी चेस्ट के लिए सही, ये बहुत फ़ायदेमंद है। ये 2 जो है ना आप यानी कि अभी स्टार्ट में जो लोग जो जिम नहीं जा सकते, ठीक है, वो इसको फॉलो करेंगे तो इसमें बहुत ज़बरदस्त जो है ना इसमें जो ना इम्प्रूवमेंट वो हो सकती है। ठीक है। अच्छा, जो लोग सिंपल वॉक करते हैं सुबह उठते ही, वो भी उनके लिए बड़ा हेल्दी है? देखिए वॉक या वॉक ना करें पहले स्टार्टिंग में? देखिए वॉक का तो कोई कंपैरिजन है नहीं है। सही है, वॉक इज़ द बेस्ट। ठीक है, आप चलते हैं ना, इससे अच्छा काम कोई नहीं है। सही है, लेकिन बात यह कि हमारे जो ना लाइफ जो है, लाइफ स्टाइल वैसा हो चुका है, टाइम ही नहीं है। ठीक है, किसी से पूछे टाइम नहीं है, तो वॉक करनी चाहिए। वॉक जो है ना उसका तो कोई नुकसान नहीं है। ठीक है। डॉक्टर साहब, आप क्या क्विकली रेकमेंड करेंगे 2-3 मिनट में क्या क्या जो है ना वो रूटीन होना चाहिए, वेरी क्विकली? देखिए, मैं इनकी बात को सेकंड करूंगा कि सुबह उठ के मेरे ख्याल में इसमें सिर्फ एक एडिशन कर लें। सही है, कि एक जो वॉक की एक्सरसाइज साइकिल आती है ना, जिस पे आप थोड़ी एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो वो आपके मेरे ख्याल में आपके बेडरूम में होनी चाहिए। ठीक है, सुबह उठ के आप पहले थोड़ी सी वो साइकिल चलाएं, बेशक अपना 5 मिनट चलाएं, और उसके बाद जो स्ट्रेचेस बताई इन्होंने वो स्ट्रेचेस करें। मेरे ख्याल में इससे आपकी लाइफ बहुत बेहतर होगी। वेरी क्विक नाश्ता एंड ओवरऑल ये कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स मॉडरेट अमाउंट में रखें। आजकल जैसे सर्दियों का मौसम है, मछली बहुत ज़्यादा चल रही है, मछली को आप ज़रूर ऐड करें, मगर 5 से 6 आउंस तक, यानी 1 डेक ऑफ कार्ड के बराबर मछली, और मीट का मॉडरेट अमाउंट में इस्तेमाल, यानी बैलेंस। आप एक तो अपनी डाइट रखें और बैलेंस लाइफस्टाइल रखें, एक्सरसाइज करें, वॉक करें, अपने आप को हेल्दी रखें, फिट रखें, और हमें अपनी दुआ में याद रखें। इसी बात के साथ आज के शो का इख्तिताम करेंगे। हमें दीजिए इजाज़त, हमें अपनी दुआ में याद रखेगा। अल्लाह ने के बाद।